हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। 5 मिनट हम लोग और वेट करेंगे, कुछ लोग और अभी ज्वाइन करने वाले हैं एंड देन विल स्टार्ट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हेलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। एंड सो गुड टू सी इतने लोगों ने ज्वाइन किया इसके लिए। एंड मोस्टली आई थिंक आप सब लोग नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे हैं, जिनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें देखना और समझना। सो ये अपनी कंपनी है जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, प्रारंभ कैपिटल। बट एनीवे, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड विल डिस्कस कि मैं बेसिकली क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, एक दो डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर एक तो ये है कि मैं हमेशा इस तरह के वेबिनार या मीटिंग्स में दूसरे साइड में रहता था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग अक्रॉस द टेबल। तो अगर कुछ हो सकता है बीच बीच में कुछ फंबलिंग हो, इन द सेंस कि स्क्रीन में कुछ और बातें कुछ और सो हो सकता है। सो उसके लिए जो है एक्सक्यूज मी।
एंड दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि कि वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर वी मे बी टेकिंग सम एग्जाम्पल हियर एंड देयर रिगार्डिंग अबाउट सम मे बी स्टॉक्स और मे बी सम फंड्स, और या हो सकता है किसी इंडिविजुअल के बारे में, बट दिस इज ऑल जस्ट टू टेक एग्जाम्पल्स। एंड तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर वो ये है कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंस इज ए ह्यूज, आई मीन वेरी वास्ट टॉपिक, सो हम लोग आधे घंटे में इसको कवर नहीं कर सकते हैं। सो विल ट्राई टू फिट इनटू दैट 1 आवर स्लॉट जो हम लोगों के पास है। तो इसका पर्पस ये नहीं कि आप इसको अटेंड करके यू लर्न एवरीथिंग। सो दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेप, जस्ट अ बिगनिंग। लेकिन ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी को जगाना चाहिए कि आपको बेसिकली दे समथिंग दैट यू आर सपोज टू नो, और आपको उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए, थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। एंड बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स योर मनी, जो आप कमा रहे हो उसको कैसे आपको यूज़ करना, कहाँ पे उसका नुकसान ना हो, कहाँ से आपको बेहतर फ़ायदा मिले, वो आपकी जिम्मेदारी है, कोई किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को सीखेंगे और समझेंगे और टेक केयर करेंगे, तभी वो आपका जो है टेक केयर करेगा। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ मनी इन योर लाइफ टाइम, है ना। और आप जो है कभी उसको सफिशिएंट नहीं रहेगा, लाइक व्हाट दे कॉल इट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट हो आदमी अपनी लाइफ में कि वट एवर योर रिक्वायरमेंट्स आर देयर, जिसको कि आप प्रॉपरली अपने हिसाब से फुलफिल कर सकें। तो दिस इज जस्ट ए बिगनिंग, बट इसमें यह है कि आप आगे आपको खुद एफर्ट लेना पड़ेगा। हम लोग हैं जो कि इन बिटवीन बीच बीच में थोड़ा बहुत हम लोग करते रहेंगे कोशिश कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताते रहें थ्रू द वीडियोस और वेबिनार लाइक दिस वट एवर। बट आपको खुद अपना एफर्ट थोड़ा लेना पड़ेगा, वट एवर टाइम आपके पास उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप उसमें थोड़ा समझ पाएंगे आगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, और आपको आगे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको और समझने के लिए। सो विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पर्सनल फाइनेंस। जो एक वर्ड यूज होता है व्हाट इज दैट वर्ड एक्चुअली, उसका मतलब क्या है। आप लोग काफ़ी लोग यंग हो एंड आई थिंक आप सबको इंटरेस्ट है, दैट इज इटसेल्फ इज़ ए गुड थिंग, और आप काफ़ी लोगों से ऑलरेडी आगे हो। अगर आप इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे हो, सोच रहे हो कि आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए इसके बारे में, तो ये अपने आप में कई स्टेप आगे आप आ चुके हो ऑलरेडी। पर्सनल फाइनेंस मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि आई मीन जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें कोई सी नई नहीं है कि जो मैंने कोई डिस्कवर की हूँ या मेरे से पहले कोई 10 20 50 सालों में किसी ने डिस्कवर की हो, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट और ये फिलॉसफी या थ्योरी जो है थाउजेंड ऑफ ईयर्स से जो है एग्जिस्टेंस में है। लोग इसको फॉलो करते रहे, इस थॉट प्रोसेस को, इस चीज़ को कि कैसे अपने चीज़ों को मैनेज करें। द कंसेप्ट बिहाइंड दिस थिंग इज, जैसे हम लोग का कहावत है कि आप, एक कहा जाता है कि पैसे की आपको इज्जत करनी चाहिए, अगर आप पैसे की इज्जत नहीं करोगे तो पैसा आपकी इज्जत नहीं करेगा। बट मनी जो है वो तो एक फिजिकल फॉर्म है, उसका कोई इमोशन नहीं, उसके कोई थॉट प्रोसेस नहीं, उसका कोई कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी नहीं है, तो वो कैसे आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो हाउ यू हैंडल द मनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसे को कैसे ग्रो करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो। तो पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल योर मनी, इन द सेंस कि आपके पास कुछ अर्निंग है, कुछ पैसे आ रहे हैं, आप उसको, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप उसको कैसे सेव कर रहे हो, उसमें से कुछ नहीं, या जो भी आपको आ रहा है वो आप एवरी मंथ चेक बुक टू आई मीन पे चेक टू पे चेक आप जो है जी रहे हो। जो पैसा आया 25 30 तारीख तक खत्म हो गया, नेक्स्ट चेक आई, फिर उससे अगला महीना चलता रहा, वो कर रहे हो, या आप थोड़ा बहुत उसमें से आप सेव कर रहे हो। सेव कर रहे हो तो यू आर नाउ वन स्टेप अहेड, आप आगे पहुंच गए। एटलीस्ट आप सोच रहे हो कि मुझे सेव करना चाहिए। सेव अगर कर रहे हो तो कैसे सेव कर रहे हो, कहाँ सेव कर रहे हो, कैसे, उसका क्या रिटर्न क्या रहा, उसका क्या आपका जो वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है आपके लिए, आपका गोल क्या है, आपका जो है टाइम होराइजन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना और उसको कैसे मैनेज करना, वो चीज़ें ही पर्सनल फाइनेंस है। कि आपका एक अर्निंग है, अगर 100 रुपये आप कमा रहे हो तो उसमें क्या 100 रुपये खर्च हो रहा है, या आपकी जो नीड्स है उसमें कितना खर्च हो रहा है, आपका डिस्क्रिशनरी जो आपके एक्सपेंसेस है वो कितने खर्च हो रहे हैं, कितना आपका सेविंग में जा रहा है।
एक थंब रूल कहा जाता है कि 70 एंड लाइक 70 एंड 20 एंड 10 ऐसा करके कहा जाता है कि एटलीस्ट सॉरी 50 एंड 30 एंड 20, 50% आपकी जो नीड्स बेसिक नीड है उसमें आपको खर्च करना चाहिए। यानी कि जैसे आपका खाने पीने खर्चा है, बच्चे हैं, स्कूल की फीस, रेंट, वट एवर जो बेसिक है जिसको कि आप कट डाउन नहीं कर सकते हैं, दोज आर द एक्सपेंसेस। 50%, 30% वो डिस्क्रिशनरी में आ जाते हैं, जो कि आपके ईटिंग आउट हो गया, आपका वेकेशन पे जाना है, या कुछ आपको गजट लेना है, या घर के सामान लेना, टीवी लेना, वट एवर ऑल दोस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके उसमें आ जाते हैं। एंड 20% कहा जाता है कि आपको अपने सेविंग के लिए करना चाहिए। अभी ज़रूरतें आज के समय में आदमी की इतनी है कि उसका कोई अंत नहीं है, और आप जितना भी आप खर्च कर लो उसका भी कोई लिमिट नहीं है। आप हमेशा शॉर्ट ही रहोगे, बट आपको कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि मेरी इतनी अर्निंग, उसमें कम से कम मुझे इतना जो है बचाना, आज भी मुझे एक डिसेंटली रहना है और कल के लिए भी मुझे थोड़ा सोचना है। और जो पैसा मेरा अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो वो पैसा पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के समय में मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स को समझना जरूरी है। क्या है कि जैसे कभी कभी कहते हैं कि अगर आप अपने को हार्म नहीं करते हो, अगर सामने कोई गड्ढा, अगर आप उसको ना उसमें जा करके साइड से आप निकल जाते हो, अगर आप उसमें नहीं गिरे तो अपने आप में एक आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपका पैसे का लॉस नहीं होता है, आपकी प्रिंसिपल जो है कंजर्व होती है, देयर नो लॉस ऑफ कैपिटल, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपका कैपिटल ही खत्म हो जाता है। आज के समय में और ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत सारा ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, और आदमी को समझ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और जो अफ्लुएंस है उसमें आदमी देख करके आदमी थोड़ा जंप करता है। तो वो चीज़ें सही नहीं है। तो आप पैसा कहाँ ना इन्वेस्ट करो वो भी अपने आप में एक बड़ा समझने की चीज़ है, ताकि आपके पैसे की वैल्यू बची रहे। तो ये कंप्लीट चीज़ों का सेटअप जो है वही आपका मनी मनी मैनेजमेंट है, पर्सनल फाइनेंस की आपकी जो भी अर्निंग है उसमें आपका कैसे बजट बनता है, आप उसमें कैसे अपने खर्चे निकालते हो, कैसे आपके डिस्कशनरी खर्चे होते हैं, फिर आपके जो सेविंग आप मिनिमम कितना कर रहे हो, उस सेविंग को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मिला करके। और ये चीज़ें एक 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 दिन की नहीं होती, ओवरनाइट चीज़ें नहीं हो सकती, ये अपने आप में एक प्लानिंग होती है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हो या स्टडीज़ कर रहे हो, हर चीज़ में जो है आपको प्लान करना पड़ता है। जॉब में कर रहे हो तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आप प्लान करते हो चीज़ों के, ये स्टेप करना, फिर ये करना, ये करना, ये करना। पढ़ाई में आप चीज़ों को प्लान करते हो, और ये प्लानिंग कई सालों तक चलती है कि हमको ये डिग्री करनी है, ये करनी है, उसके बाद हमको यहाँ जाना, फिर यहाँ अप्रेंटिसशिप करनी है, यहाँ एक्सपीरियंस लेना, फिर यहाँ जाना है ना। सारी चीज़ें प्लान है, और उस प्लान के हिसाब से आप चलते हो। थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं, हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होता, बट उसको आप एडजस्ट करते रहो, तो अमेंड करते रहो, तो जैसी सिचुएशंस आती हैं, एंड देन स्लोली यू रीच टू योर गोल। तो ये भी एक अपने आप में एक कंप्लीट प्लानिंग है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, जिसके साथ आप को चलना होगा, और तभी आप उस अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर चीज़ें जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़ों के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन रीच टू ए सिचुएशन जहाँ पे एटलीस्ट मनी शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस थिंग, है ना। एक कंसेप्ट कहा जाता है, आप लोगों ने भी आजकल सुना होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट कहा था कि नाउ दैट पर्सन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस क्या होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सिंपल टर्म में ये मतलब होता है कि आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाओ, मनी वाइज एटलीस्ट, जहां पर कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, दैट इज़ फॉर श्योर, बट लेकिन मनी होने से बहुत सारी आपकी मिजरी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप एक ही सिचुएशन में पहुंच जाओ जहां पे आपकी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें ठीक हैं, आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, बट एटलीस्ट जहाँ मनी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना होना चाहिए, कि मनी वाइज यू आर लाइक फ्री, कि मनी की वजह से आपके डिसीजंस जो है इम्पैक्ट ना हो, कि मुझे कहाँ जॉब करनी है, कहाँ मुझे जाना, कहाँ नहीं जाना, ये करना, वो करना, नहीं करना, बिकॉज आई डोंट हैव मनी, बिकॉज आई डोंट हैव मनी, कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सो दैट इज द स्टेज जहाँ पे आप, वंस यू रीच टू दैट स्टेज, कि जहाँ पे आपका कैश इनफ्लो बिकम इन सच ए वे पैसिव। कैश इनफ्लो, पैसिव का मतलब कि जो आपका इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे जो पैसा आ रहा है, ना कि आपकी जो है रेगुलर अर्निंग यानी जॉब से आ रहा है, दैट बिकम सो मच और सफिशिएंट कि अब आपको
पैसे के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने खर्चे मीट आउट करने के लिए आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दैट इज द स्टेज व्हेन यू रीच टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नाउ हाउ टू रीच दैट वन विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी एक कहा जाता है, इसका कंसेप्ट है कि रिच वर्सेस वेल्दी। आई मीन देखा जाए तो दोनों एक तरह से इंटरचेंजेबल वर्ड्स लगते हैं। इस लुक्स लाइक वन और द सेम थिंग, रिच एंड वेल्दी। बट बेसिकली थोड़ा एक फाइन डिफरेंस इसमें है, वही जो मैंने अभी इसके पहले बात की, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि वंस यू हैव दैट मच ऑफ मनी, कि जहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अगर एक साल जॉब नहीं करनी, या मुझे एक साल वैकेशंस करनी, कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, इंडिया घूमना चाहता हूँ, और देन आई टेक अ लीव एंड देन गो अराउंड द वर्ल्ड व्हाट एवर आई वांट टू डू। जो भी आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट हो, करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका घर खर्चा कैसे चलेगा। बट इफ़ यू रीच टू दैट स्टेज जहाँ पर कि आपको उसकी वजह से आपको अपने डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, तो वो दैट इज द स्टेज वेर यू बिकम वेल्दी, इन द सेंस कि यू आर फ्री, यू हैव ऑल द फ्री टाइम। आपका टाइम का जो फ्रीडम मिल जाता है, दैट इज द वेल्दी। रिच मे बी ए पर्सन हु हैव ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग, जो भी चाहिए होता है, जिसको देख के हम लोग एस्पायर करते हैं कि मेरे पास ये हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, गैजेट्स हो, वट एवर, मैं हर साल फॉरेन वैकेशन पे जाऊं, ऑल दिस थिंग्स, है ना। दैट कैन ऑल्सो बी अफोर्डेड बाय द रिच पर्सन। यू आर अर्निंग ए गुड सैलरी, आपके अच्छे पैसे, आपने लोन पे गाड़ी ले ली, लोन पे घर ले लिया, गजस ले लिए, एंड you can pay off maybe 1 or 2 years. ठीक है, fine, that is okay. They are also rich, they can afford all the things whatever is available in the market. But the thing is that कि वेल्दी हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कल को अगर वो अर्निंग बंद हो गई तो शायद वो लाइफस्टाइल, वो चीज़ें मैनेज ना हो पाए, बिकॉज दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। वेल्दी में जहाँ पर देर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पर बिना आपके काम किए हुए जो है आपके इतना सोर्स ऑफ इनकम आपका रहता है, जो स्ट्रीम ऑफ मनी जो इनफ्लो रहता है कैश का, कि वो आपके ज़रूरतों को पूरा कर देता है। कहना आसान है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, बिकॉज हम में से 99% लोग जो है उसी स्टेज में रहते हैं जो कि सैलरी टू सैलरी चलते हैं। बट अगर प्लान किया जाए तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है। कम लोग अचीव कर पाते हैं, बट स्टिल देयर इज ए पॉसिबिलिटी। कम लोग क्यों अचीव कर पाते हैं? क्योंकि लैक ऑफ डिसिप्लिन और लैक ऑफ पेशेंस, ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो है, जो आप सब जगह पढ़ते हो, चाहे इंडिया में चाहे वर्ल्ड ओवर हो, कि 3% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड द 97% ऑफ द वेल्थ, है ना, एंड 97% ऑफ पीपल होल्ड द 3% ऑफ वेल्थ, है ना। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज वो लंबे समय तक वो पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, नहीं कर पाता है, इस ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन जो कर लेता है वो पॉसिबल है कि वो वहां तक पहुंच सकता है। टू, जो मैंने कहा कि आपको प्लान करना पड़ेगा चीज़ों को अपने के लिए जो है, तो उसमें पहली चीज़ यही कि बिकमिंग फाइनेंशियली लिटरेट। फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब जो मैंने अभी बताया कि आपको पैसों के बारे में समझ होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में। नॉट दैट कि आपको जो है कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है, वेल्थ मैनेजमेंट करना है, तो यू यू नीड टू नो द डीप नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप, जैसे मैंने कहा, बेसिकली आप ये समझ सको कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आपके लिए ठीक है, कौन से प्रोडक्ट आपके लिए नहीं ठीक है, उन चीज़ों की समझ अगर हो जाए, तब भी आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट या ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए नहीं ठीक है, बिकॉज मेरा रिस्क एपेटाइट उतना अच्छा नहीं, मुझे सेफ खेलना है, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। या आपको लगता है कि नहीं, मैं भी 25 ईयर्स का हूँ और मेरे पास बहुत समय, अगर कुछ पैसा चला भी गया, आई कैन स्टिल रिकवर, सो आई कैन टेक रिस्क, बिकॉज इफ आई टेक द रिस्क प्रोबेबिलिटी जो है ये है कि हमारा रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा। तो ऑल दिस थिंग डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपका क्या रिस्क टॉलरेंस है। उसके हिसाब से आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए, और उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए आपको कहाँ डालना है पैसा, कहाँ नहीं डालना है जो है। लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी। अगेन, अभी हम लोगों ने बात की जो है कि आपको जानना चाहिए क्यों। अभी क्या है कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट एट द सेम टाइम आप लोग भी देखते होंगे, न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग भी मार्केट में रहती है। मिस सेलिंग इन द सेंस कि आई डोंट वांट टू नेम एनी इंस्टीट्यूशंस और एनी एनी पर्सनल, बट मार्केट में कि
लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग, एंड सिंस हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं सही है, हम जो जो अगला आदमी हमारा जानने वाला, जो हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा जानता है, वो जो हमें सजेस्ट करता है, हम उसको पैसा अपना हैंड ओवर कर देते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं। और ये चीज़ें जानने समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा एफर्ट लगा के, थोड़ा टाइम दे करके और कुछ समय में आदमी इसको समझ सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। सो यू शुड ट्राई टू लर्न, कि हाउ टू मैनेज योर मनी, टू अंडरस्टैंड द चीज़ें कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या हार्मफुल हैं, क्या सही है, क्या गलत नहीं। इस 10 प्रोडक्ट मार्केट में, 10 प्रोडक्ट हो सकता है हमारे लिए सुटेबल ना हो, तो उसमें से कौन हमारे लिए सही है, हमारे गोल होराइजन के लिए, हमारे टाइम होराइजन के लिए, हमारे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। एंड देन अकॉर्डिंगली वी शुड ट्राई टू मैनेज योर मनी। मैनेज द मनी का मतलब ये भी नहीं है कि आपको खुद ही सब करना है, बट एटलीस्ट अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, कोई किसी के पास ही, कोई एडवाइजर के पास ही आप उसके थ्रू कर रहे हो, और वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि सर इस फंड में डालिए, इस स्टॉक में डालिए, यहाँ एफडी में कीजिए, या रियल एस्टेट में कीजिए, कुछ भी बॉन्ड में डालिए, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि उन प्रोडक्ट्स के प्रो एंड कॉन्स क्या हैं। तो वो क्या प्रो एंड कॉन्स जो है हमारे पर्सनालिटी पे क्या सूट करते हैं, और क्या मुझे वो सूट करेंगे, और मेरा जो गोल होराइजन, मेरी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं। एटलीस्ट वो चीज़ें आप समझ सकते हो, तो स्टिल यू कैन रिफ्यूज कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि अगर आप जानते हो तो एटलीस्ट यू कैन से नो टू द प्रोडक्ट जो कि आपके लिए हार्मफुल है। अगेन द सेम थिंग व्हाट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, कि है ना, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट। एंड इसमें से वेयर नॉट टू इन्वेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेयर टू इन्वेस्ट। अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रास्ते पे खतरा, अगर आप उधर नहीं जाओगे तो आपका ऑलरेडी जो है रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, और ये मेरे हिसाब से किसी भी रीजन से, रिटर्न वाइज, या मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, या मेरे टाइम होराइजन के हिसाब से, तो एटलीस्ट यू कैन से नो। अगर आपको ये नहीं पता है तो ऑब्वियसली जो आदमी आपको पिच करेगा एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना करके, आप उसमें चले जाओगे। सेम थिंग, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इन योर सेल्फ का मतलब कि आप अपने आप को एजुकेट करो। मैं इसमें से जो लोग आज ज्वाइन किए, इसमें शायद कुछ लोग मेरे पुराने स्टूडेंट, मतलब पहले से मुझसे मिल चुके होंगे, बात कर चुके होंगे। तो मैं यही चीज़ सबको कहता हूँ कि जिस पैसे को आप अर्न कर रहे हो उसके लिए आप कितना एफर्ट लगाते हो। आप 15 से 20 25 साल आप उसके लिए स्टडीज करते हो, पढ़ाई करते हो, टू गेट ए जॉब, गुड जॉब, गेट ए हैंडसम सैलरी। उसके बाद जब आप जॉब में जाते हो, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अर्न द मनी, है ना। आप एक महीने स्लॉग करते हो, कितने सारी डिफिकल्टीज आप ऑफिस में, बाहर मार्केट में झेलते हो, तब जा करके आपको एक पेचेक मिलती है। तो और उस पैसे को हम किसी भी आदमी को ऐसे हैंड ओवर कर देते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। तो इज इट वर्थ इट? क्या हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ तो समझ हो, कुछ तो नॉलेज हो कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? तो जिसको कमाने के लिए हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, उसको समझने के लिए हम थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते। एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने, एक साल में भी शायद ना समझ में आए, बट अगर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे, पैशन डेवलप कर लोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, तो वो 2 3 साल में आपको चीज़ें धीरे धीरे स्टडी करते हुए समझ में आ जाएंगी। वीकेंड्स में कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जहां आप अपना मोबाइल में या टाइम टीवी पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें थोड़ा आधा घंटा भी निकाल के कुछ चीज़ें पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा कि मैं भी उसी स्टेज में था, इसीलिए मैं ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि द मिस्टेक आई मेड यू शुड नॉट मेक, है ना। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, आप समझ जाओगे। और इनफैक्ट जो मैं कह रहा था कि आप जिस एडवाइज़र को आप हैंड ओवर करते हो, लगता है वो आपसे ज़्यादा जानता है, प्रोबली ही नोज नथिंग, वो आपके बराबर भी शायद नहीं जानता। वो सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है जो आपको सेल कर रहा है, और सेल जहाँ पे कोई चीज़ हो रही, तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो जो। नो, अभी हम लोगों ने बात की एक वेल्दी एंड रिच। सो बेसिकली वेल्थ एंड रिच का वो डेफिनेशन था, वो आप समझे कि नाउ व्हाट इज़ द होली ग्रेल ऑफ वेल्थ क्रिएशन, मतलब कैसे हम वेल्थ क्रिएट करें, मीनिंगफुल वेल्थ। वेल्थ का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए जो है 1 करोड़ अगर मिल जाए उसमें उसका रिटायरमेंट कट जाएगा, किसी के लिए 10 करोड़ की ज़रूरत, तो इसका कोई फिगर नहीं होता, इस रिलेटिव वर्ड।
लेकिन कैसे हम क्रिएट कर सके, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम क्रिएट कर सके, उसके तीन तरीके हैं। देखा जाए तो इफ यू गो वन बाय वन ऑन दोज थिंग्स, किस तरीके से आप वेल्दी बन सकते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑब्वियसली पता है कि आप के यहाँ कोई फैमिली में कोई मेंबर है जो कि आपको शायद पता भी नहीं हो क्योंकि अगर पता होता तो आप उसी वेल्थ में जी रहे होते, तो आपको कोई इनहेरिटेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंत अंबानी को ज़रूरत नहीं जानने की इनहेरिटेंस है कि उनको पता है कि उनका इतना बड़ा एम्पायर है। तो आप अचानक आपको कहीं से खबर मिलती है, कहीं गांव में कहीं कोई जो है रिलेटिव है जो कि जिसका कोई नहीं था, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, उन्होंने आपका कुछ भी 100 एकड़ की जमीन जो है एनसीआर में थी आपके नाम कर दी, तो दैट मे बी 100 करोड़ और वट एवर। सो दैट इज द इनहेरिटेंस गॉट एंड यू बिकम सडनली रिच। दैट इज द वन वे ऑफ बिकमिंग रिच। सेकंड ऑब्वियसली लॉटरी। लॉटरी तो सब लोग हिंदुस्तान में, मतलब आई थिंक हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड का सबसे पुराना गेम माना जाता है। तो लॉटरी का शौक तो ह्यूमन बिहेवियर में है, ये तो रहेगा ही हमेशा। अभी मैं शिवम को बता रहा था कि ड्रीम 11 के ओनर ने 360 करोड़ का फ्लैट लिया है मुंबई में। कहाँ से लिया है? उन 15 करोड़ सब्सक्राइबर से लिया है जो मोबाइल पे बैठ के ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में डीमैट अकाउंट शायद 10-11 करोड़ हैं, डीमैट अकाउंट जिसमें शेयर खरीदे जाते हैं, और ड्रीम 11 के अकाउंट 15 करोड़ से ऊपर हैं। तो आदमी को गैम्बलिंग में ज़्यादा ट्रस्ट है रादर देन उसमें। और तो लॉटरी हो गया, आपकी लॉटरी लग गई ड्रीम 11 की तरह, आपको भी 300 करोड़ मिल जाए ड्रीम 11 में या किसी कहीं पर भी जो है, तो दैट इज अनदर वे यू कैन बिकम रिच। थर्ड इज business. Business is more practical, yes, of course, like uh, Elon Musk is the youngest person and he is the richest person in the world. Why? Only because of business. तो बिजनेस ही ऐसा है जो उससे कि आप जो है रिच बन सकते हैं। आपका कोई स्टार्टअप हो गया, कि आपने कोई बिजनेस डाला, अच्छा क्लिक किया, आपने अच्छा मेहनत की 10 साल 15 साल 20 साल, एंड इट क्लिक्ड एवरीथिंग ओके, एंड देन ऑफ कोर्स दैट इज लाइक, उससे ज़्यादा पैसा या वेल्थ कहीं पे क्रिएट नहीं होता, तो दैट इज अनदर ऑप्शन। एक्सेप्ट बिजनेस, बिजनेस वन थिंग, क्योंकि वो आपकी बड़ी मेहनत से कमाई से खड़ा होता है, तो वो ऐसे वैनिश नहीं होगा। आपने बहुत मेहनत की उसके लिए, तो वो एज इट इज मेंटेन रहेगा आपका जो है। अगली जनरेशन मेंटेन कर ना कर पाए या ना कर पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक्सेप्ट बिजनेस, जो पहले दो ऑप्शन है इनहेरिटेंस एंड लॉटरी, वो दोनों ऑप्शन ऐसे हैं कि उसमें पैसा आदमी को मिल तो सकता है बट उसको वो मेंटेन नहीं कर सकता। क्योंकि अब पैसा कमाना एक चीज़ है, और पैसा को रोकना या उसको होल्ड करना, उसको हैंडल करना अनदर थिंग। आपको अपने शहर में, अपने देश में, अपने वर्ल्ड में कहीं कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कि लॉटरी जिसकी लगी हो या इनहेरिटेंस से कुछ बड़ा पैसा मिला हो, एंड ही हैड मैनेज टू ग्रो दैट मनी एंड बिकम मोर रिच। 100 करोड़ मिला, उसने उसको 1000 करोड़ बना लिया हो, या 5 करोड़ किसी को मिला, उसने 50 करोड़ बना लिए हो, 100 करोड़ बना लिया, ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। बट ऐसे सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर कि जो है वो मिली लॉटरी और वो 2-4 साल में खत्म हो गई, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द मनी, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। सो पहले दो केस में इवन इफ यू गेट रिच, यू वोंट बी स्टेइंग रिच फॉर लॉन्ग, दैट इज फॉर श्योर, है ना। एनसीआर और या जो हाईवेज या जो सिटीज डेवलप होती उसमें जो किसानों की जमीनें एक्वायर होती, करोड़ों रुपए मिलते लोगों को, वो आप देखा होगा कि लोगों को आते हैं और सब खत्म हो जाता है। बिजनेस इज अनदर थिंग जहाँ पे आप बना सकते हो पैसा। सो दीज आर द 3 वेज टू बिकम वेल्थी। बट अगर इसमें से तीनों हमारे पास नहीं, हमें इनहेरिटेंस नहीं मिली, हमारा कोई चाचा मामा नहीं जो मुझे 100 करोड़ दे जाए, मेरी लॉटरी नहीं लगनी, इतनी किस्मत खराब है, बिजनेस कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, देन व्हाट टू डू। अगेन हम लोगों को वही जो हमने शुरुआत की उसी पे हमको जाना पड़ेगा, एंड वी लाइक इट और वी डोंट लाइक, बट फॉर अस मिडिल क्लास पीपल दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट ए मीनिंगफुल वेल्थ, कह लो, या शायद वेल्थ इज टू हैवी वर्ड, टू क्रिएट ए मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट हो इन गुड टाइम्स एज वेल एज इन बैड टाइम्स, है ना। दोनों चीज़ें जरूरी हैं। अच्छा समय में तो सब चलता है, आप अर्न कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड एंड सब चलता रहता है, अब चीज़ें मैनेज होती थी कम ज़्यादा में। बट व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, देन इट बिकम डिफिकल्ट। सो द वेल्थ का मतलब ये भी होता है कि आपका अच्छे समय बुरे समय सब में आपका जो है काम चलता रहे। अर्निंग इज वन थिंग, अर्निंग आप कर ही रहे हो,
सेव एग्रेसिवली। सेव एग्रेसिवली पे देखिए क्या है कि नाउ देयर अ लॉट ऑफ डिबेट एंड स्कूल ऑफ थॉट्स ऑन दोज थिंग्स कि भाई सेव मतलब लिविंग टुडे और सेविंग फॉर टुमारो कितना कैसे होना चाहिए। देर इज नो फिक्स अमाउंट और रेशियो और परसेंटेज वी कैन से कि इतना इतना करना चाहिए। डिपेंड पर्सन टू पर्सन। एक इसमें एक स्टेटमेंट नहीं किया जा सकता कि आप इतना सेव करो, इतना बचाओ, इतना खर्च करो। पर्सन टू पर्सन है। बट एवरीबडी हैज टू थिंक एटलीस्ट वन थिंग कि आपका आज है, आपको आज इंजॉय करना है, दैट इज ट्रू। बट आज इंजॉय करने के साथ साथ आपको कल के लिए भी रेडी रहना है। कल से मेरा मतलब सिर्फ रिटायरमेंट से नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। वंस यू ग्रो अप, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, एजुकेशन, आपका मैरिजेज है, रिटायरमेंट हो गया, एंड फॉर एनी अदर इमरजेंसी इन बिटवीन। जिंदगी बहुत लंबी है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उन सब के लिए आपको जो है रेडी रहना है। इवन इफ यू डोंट हैव एनी नीड, इवन इफ यू सेव समथिंग जिसके लिए आपका कोई गोल नहीं है कि मुझे ये अगर पैसा मुझे 50 लाख मिलेगा अकाउंट तो मैं क्या करूंगा, आई डोंट हैव एनी नीड, स्टिल इट डज नॉट हार्म। अगर आपके पास पैसा पड़ा, दैट गिव्स यू लिक्विड मनी, गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू हाउ यू बिहेव इन योर लाइफ। दैट इट सेल्फ चेंजेस वंस यू हैव दैट। आपका हर जगह आपका अप्रोच, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा जब आपके पीछे ये फाइनेंशियल बैकिंग रहती है। चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका सोशल सर्किल हो, कॉलोनी हो, आपका रिलेटिव, हर जगह पे आपका एक अलग अप्रोच रहेगा। सो हाउ मच सेव, दैट इज डिफिकल्ट टू से। बट इसमें मेरा जो थॉट है मैं वो आपसे शेयर करूंगा। एक बेसिक जो रूल रहता है कि 10% ऑफ सेविंग कहा जाता है। बट आज के समय में जो खर्चे लोगों के, जो एस्पिरेशन है, जो चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, उसमें 10% से नहीं कुछ होगा। एनी बडी हु वॉन्ट्स टू सेव फॉर गुड टाइम और बैड टाइम, एटलीस्ट 20% ऑफ सैलरी शुड बी सेव्ड। कोई उसमें डाउट नहीं है। उसके बाद आपका जैसे भी मैनेज करना, उसमें आपको अपने आप को स्क्वीज करना है। आपको 80% में नहीं चल रहा, देन यू शुड ट्राई टू फाइंड अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम। आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो उसके लिए सोचने की जरूरत है। आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करना है, आपको अपना अपनी अपनी कैपेबिलिटी या अपना एजुकेशन या अपना वो इन्हेंस करना ताकि आपकी जो है वेजेस बढ़ें, जॉब चेंज, वट एवर आपको सोचने की ज़रूरत है। बट इतना इतना आपको सोचना चाहिए। और नहीं तो अगर आप नहीं कि सब इंक्रीमेंट कर पाते हैं तो स्टिल यू सपोज टू सेव एटलीस्ट 20%। फिर जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ भाई। आपकी नहीं अर्निंग है तो उतने में आपको काम चलाना है। नाउ स्पेशली फॉर यंग किड्स जो आप लोग में ज्वाइन किए हैं उसमें, उसके लिए मैं एक और सजेशन दूंगा कि क्या होता है कि आप बच्चे जो भी हैं 22 24 25 साल में जॉब लग जाती है, यू आर नॉट मैरिड, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर स्टिल लिविंग विद द पेरेंट्स। और प्रोबली आपके खर्चे भी बहुत कुछ, इवन दो यू आर अर्निंग, अभी पेरेंट्स ही उठा रहे हैं। तो दैट इज द टाइम जहाँ पर कि आप ज़्यादा अग्रेसिवली सेव कर सकते हो। ज़्यादा अग्रेसिवली मतलब इवन में भी 40 50% 60%, है ना। क्योंकि आपके खर्चे, आप अगर आप अपने खर्चे के लिए 10,000 मांग लोगे मम्मी से पापा से तो शायद वो फिर भी दे देंगे, चलो ठीक है, बिकॉज दैट इज द 3 4 years टाइम। वो हमेशा नहीं चलेगा, 3 4 5 साल। वंस यू गेट मैरिड एंड देन जिम्मेदारी आती है, देन ऑफ कोर्स आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, देन यू हैव टू कट डाउन ऑन दैट थिंग। बट दैट 4 5 years अगर आप एग्रेसिवली 40 50% अगर आप सेव कर सकते हो तो एक लमसम अमाउंट आप मेंटेन कर लोगे। That amount, if you give it a runway to like maybe next 20 30 years, so that amount itself will give a huge amount of money apart from what you are saving regularly. तो जो अभी हम लोग जब कंपाउंडिंग की बात करेंगे उसमें टाइम फ्रेम की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो यहाँ पे काम करता है। तो एटलीस्ट उनके लिए मेरा सजेशन है कि यू शुड ट्राई टू सेव एज मच एज पॉसिबल, और उसको करके छोड़ देना चाहिए। और फिर जब आगे आपके खर्चे आए तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इन्वेस्ट सेंसिबली, अगेन वही चीज़ है। आप समझो चीज़ों को, थोड़ा इन्वेस्ट उसके में टाइम इन्वेस्ट करो, और जो सही प्रोडक्ट हैं आपके लॉन्ग टर्म के लिए। इन्फ्लेशन का एक जो कंसेप्ट है वो अभी हम लोग बात करेंगे, वो आप सबको पता है इन्फ्लेशन महंगाई क्या होती है। तो इन्वेस्ट सेंसिबली का मतलब वही है कि आप जब 10 साल 20 साल के लिए सेव करें तो एटलीस्ट वो कुछ वेल्थ या कुछ उसकी वैल्यू पैसे की क्रिएट हो, ना कि उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो। यानी 10 साल 20 साल बाद जो आपके खर्चे होने वाले हैं इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, तो एटलीस्ट उसको तो बीट कर पाए। अगर आपको आज 100 रुपये ज़रूरत है, आज 20 साल बाद 1000 रुपये की ज़रूरत होगी, तो आप अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम वो
1100 1200 हो, ना कि 800 हो, है ना। दैट इज व्हाट इज सेंसिबली इन्वेस्टिंग। अगर आपका पैसा अगर 800 900 हुआ तो आपका तो उतना भी इनफ नहीं होगा जो आज आपके खर्चे चल रहे हैं। इट विल नॉट बी इनफ, इट विल बी शॉर्ट। तो एटलीस्ट 1000 का मतलब जस्ट अबाउट, एंड इट शुड एक्सीड दैट इन्फ्लेशन, देन ओनली यू कैन क्रिएट सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। इन्वेस्ट सेंसिबली का मतलब वो है कि आप उस चीज को समझ करो। इंक्रीज योर सेविंग एज योर अर्निंग इंक्रीजेस, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि स्टॉप मूविंग योर गोल पोस्ट। अभी क्या होता है कि आपकी फर्स्ट जॉब है, आपने अभी ज्वाइन किया, यू आर गेटिंग 1 लाख वट एवर, देन ऑब्वियसली आपकी स्टार्टिंग है तो 1 लाख पे आप नहीं रहोगे। आप एक्सपीरियंस होगा, आप प्रमोशन होगा, आपका जॉब चेंज होगी, अमाउंट बढ़ेगा, कल हो सकता है 1.5 लाख हो जाए। बट इन सब इंक्रीमेंट में जो है, ऐसा नहीं होता कि इंक्रीमेंट एक दिन में ओवरनाइट हो जाएगी कि आप आज 1 लाख कमा रहे हो कल सीधे आप 2 लाख कमाने लगो। सर्टेन केसेस में हो सकता है आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, आपकी कुछ डिग्री बढ़ गई, कुछ भी हो, आपको बेहतर जॉब मिल गई, दैट इज ओके। बट उसमें भी आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, 2 3 साल जाएगा जो भी आप पढ़ाई लिखाई करोगे। तो होता क्या है कि जो भी हमारे खर्चे उसके साथ बढ़ा लेते हैं हम। अगर 1 2 लाख तो हमारे खर्चे हम 2 लाख बढ़ा लेते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके खर्चे अगर 1 लाख में आज मीट आउट हो रहे हैं तो कल ऐसा कैसे है कि आप 2 लाख उसके लिए खर्च करने लगो। आपका अगर 1 लाख सैलरी बढ़ी है तो उसमें आप कुछ परसेंटेज आपको अपना सेविंग की तरह डिवोट करना चाहिए। 1 लाख में अगर आज आप 20,000 कर रहे थे सेल, और 80% आप जो है खर्च कर रहे थे, अब आपकी सैलरी 1,20,000 हो गई, 20,000 बढ़ गया। तो रादर देन पूरा 20 खर्च करने का, आपको कुछ हिस्सा उसको अपनी सेविंग में इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। 20,000 में चलो आप अनदर 20 30% भी अगर आप निकाल के ऐड कर लो उसमें जो है 5 6 हज़ार, दैट इज गुड इनफ। तो वो एक आपके सेविंग को, आपके इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप कर देता है। एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डू, है ना। कि आप हर चीज में जैसे जैसे आपका बढ़ता जाए उसी हिसाब से आप अगर अपनी जरूरतें बढ़ाते जाओगे तो कभी पूरा नहीं पड़ेगा आपका पैसा जो है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़े उसका कुछ पोर्शन आपको अपने सेविंग में इंक्रीमेंट करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है चल रहा है, आपने कहीं सिप कर रखी है, कहीं पर भी आप डाल रहे हो पैसा जो है, और जैसे आपकी सैलरी बढ़े तो कुछ उसको इंक्रीमेंट करना चाहिए। दैट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज अगेन आई सेड कि जो है आज से 30 साल बाद भले ही चलो ये अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करो दैट इज गोइंग टू क्रिएट ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट यू नेवर नो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी। और आप देखोगे कि अगर आप उसमें से थोड़ा पैसा आप इंक्रीमेंट अपने उसमें सेविंग में डाल दे तो इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट मच ऑफ डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। आप उसमें भी आप कंफर्टेबली अपने हिसाब से जी सकते हो, अपने चीज़ें कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग सब लोग शॉर्ट टर्म के बारे में ही सोचते हैं कि आज हम जमा कर रहे हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल में कितना होगा, 4 साल में कितना होगा, 5 साल में क्या 10 लाख हो जाएगा, क्या 15 लाख हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी द दिस थिंग, क्योंकि आप ये देख ही रहे होगे कि हर कोई इसी के बारे में जो है बात करता है शॉर्ट टर्म में। अगर आप अपना माइंडसेट, अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज कर सको और आप थोड़ा लंबे समय के लिए सोच सको कि चलो मुझे मैं अभी तो कमा ही रहा हूँ, मुझे अभी क्या ज़रूरत है कि 5 साल बाद मैं 10 लाख निकालूं। लेट इट ग्रो, पड़ा रहने दो, और मैं उसमें डालता रहूँगा, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, उससे मेरा खर्चा चल रहा। तो अगर आप अपना टाइम होराइजन थोड़ा बढ़ा सको, देन फिर आपका कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। जो 100% 100 लोग हैं उसमें से 3 4 लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, बाकी सब लोग जो है 2 4 5 साल में फंसे होंगे, उसी में वो लटके रह जाएंगे, एंड देन यू विल मूव वेरी फास्ट अहेड ऑफ देम। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपको अपने आप को इसको जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तभी आप इस चीज़ों को जो है समझ पाओगे। कंपाउंडिंग इज वन इफेक्ट जिसके बारे में हम लोग भी डिटेल से बात करेंगे। जब अगर लॉन्ग टर्म आप सोचते हो एक सेंसिबल और ठीक ठीक है। ठाक, लैपटॉप मिले। तो ठीक ठाक आप जो है सेव कर रहे हो, और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट अपने आप आता है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट उसीलिए होता ही है, लॉन्ग टर्म के लिए ही वो होता है। तो उसका इफेक्ट आपका आएगा, वो जो आपको रिजल्ट देगा दैट विल बी अमेजिंग, नाउ ये वेरी फेमस पर्सन, सबको पता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ही आई डोंट नो, आई मीन मुझे सब जगह मैंने पढ़ा है
इन्होंने कभी कहा कि नहीं कहा, नो बडी नोज, बट फाइनेंशियल वर्ड में उनका ये कोट कहा जाता है ना, कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ वर्ड, ऐसा इन्होंने कहा था आइंस्टीन ने, या किसी और ने अपने आप बना लिया, पता नहीं। तो टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में समय ही सबसे बड़ा जो है फैक्टर है जो काम करता है, जो आपके रिजल्ट को करता है। इन्वेस्टिंग में तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके काम करते हैं। एक आपका टाइम होता है, एक अमाउंट आपका इन्वेस्ट करते हो, एक रिटर्न जो आप उसके ऊपर जनरेट करते हो। रिटर्न आप एक्सेप्ट एफडी, चलो ठीक है, आपको पता है 6-7%, वो भी चेंज होता है बिकॉज अब 5 साल की एफडी किया, 7% है, कल 5% हो गया, 8% हो गया, यू डोंट नो। तो रिटर्न इज लाइक अनसर्टेन, जिसको कि आप नहीं कह सकते हो कितना होगा। टाइम कितना आप देते हो और कितना अमाउंट करते हो, ये दो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिसके जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। अमाउंट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट अमाउंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर टाइम है इसमें। इनफैक्ट तीनों में से जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर टाइम है। रिटर्न आपको पता भी नहीं है, या एक छोटा अमाउंट भी आप लेकर चलो और छोटे रिटर्न के साथ भी अगर आप उसको लंबा समय देते हो तो दैट कैन क्रिएट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अनइमेजिनेबल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कंसेप्ट क्या है कि जैसे इसमें आप एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग बेसिकली मैथमेटिकली सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हाई स्कूल है उसके नीचे के क्लासेस में पढ़ाया जाता है, सब लोग पढ़ते हैं कि 100 रुपीज़ में 10% हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ हो गया, और कंपाउंड में 110 हो गया तो अगले साल उसका 110 मिल जाएगा, ऑल दोज थिंग्स, और फिर 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग होती है। बट एक्चुअल लाइफ में कैसे काम करता है, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसमें किसी की गलती नहीं है, बिकॉज बिहेवियरल साइंस में जो एक स्टडीज़ की गई, साइंटिस्ट लोगों ने किया, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये ऐसा ह्यूमन माइंड जो है ऐसा वायर्ड है या ऐसा डिज़ाइंड है कि उस कंपाउंडिंग के इफेक्ट को नहीं समझ सकता है, इमेजिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक लीनियर थिंकिंग के लिए डिज़ाइंड है। 2+2 4 होता है, फिर 2 6 होता है। अगर आप उसमें कॉम्प्लिकेशन 2 × 2 × 2 10 टाइम्स कर दोगे तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। इसके लिए जो है हम अगर किसी से कहेंगे कि हमारा अमाउंट जो है ये लाइट ब्लू लाइन जो है आपके सिंपल इंटरेस्ट है कि आपका जो भी वट एवर टाइम के साथ इतना बढ़ता गया है। पहला फैक्टर तो ये हो गया आपका कि जो है एक ये लीनियर हो गया कि अगर 5 साल बढ़े तो उसमें 100 रुपये मिले, 10 साल बढ़ा तो 200 रुपये मिले, 15 साल बढ़ा तो 300 रुपये मिले। सिंपल कैलकुलेशन है, वही हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, वी आर कंफर्टेबल। कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करता। कंपाउंडिंग में क्या होता है, जब स्टार्ट होता है तो फॉर फ्यू ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द आपका सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, एंड दैट फ्यू ईयर्स इट्स अबाउट लाइक 8 to 10 years। तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम नहीं है। उसके बाद जब ये बढ़ना शुरू होता है तो ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत पीछे रह जाता है, एंड देन आप अगर देखोगे कि जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर बढ़ता है, टाइम निकलता है, ये एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत शार्पली जो है ये ऊपर लाइन बढ़ती है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कैसे तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ और इसके बीच में टाइम जो है बहुत कम रहेगा, बट द ग्रोथ इज ह्यूज। कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऐसे काम करता है एक्सपोनेंशियली। आप आप देखोगे कि एक सर्टेन अमाउंट में 5-7 साल आपका कोई ग्रोथ नहीं हुआ, जब भाई जो मैंने जमा किया था, अगर 1 लाख जमा किया तो मे बी 1,20,000 50,000 हुआ, ठीक है। दैट इज द रीजन। रीजन उसका क्या है कि बिकॉज आपका बेस जो आपने जो अमाउंट जमा किया दैट इट सेल्फ इज स्मॉल, तो उसके ऊपर जो अमाउंट आ रहा वो अभी उतना सब्सटेंशियल नहीं है। बट वंस यू रीच टू सर्टेन स्टेज जहाँ पर आपका बेस एक बड़ा बन गया, उसके बाद इवन विद ए स्मॉलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट गोज अप वेरी फास्ट। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपको अगर एक एक पहला चीज तो ये कि जैसे चार्ली मंगर जो एक बहुत फेमस इन्वेस्टर यूएस के थे, अभी ही डाइड आई थिंक लास्ट ईयर, 100 ईयर ऑलमोस्ट। सो ही वॉज वेरी, आई मीन आप देखोगे तो वर्ल्ड ओवर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में चाहे बाहर, एवरीबडी ओनली टॉक्स अबाउट कंपाउंडिंग एंड टाइम। सो उन्होंने पहले दो चीज़ें उनकी मैं कोट करना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो उन्होंने कहा था कंपाउंडिंग के बारे में कि डू नॉट इंटरप्ट द कंपाउंडिंग अननेसेसरली, यानी अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है और वो कंपाउंड हो रहा है तो उसको टच नहीं करना चाहिए।
दूसरा चीज उन्होंने कहा था, जस्ट मोमेंट, दूसरा चीज उन्होंने कहा था कि फर्स्ट करोड़, मतलब फर्स्ट $1 million उन्होंने कहा था। वो तो अपने हिसाब से, बट अगर हम लोग अपने रेफरेंस में उसको बात करें तो शायद वो, जस्ट मोमेंट, फर्स्ट मिलियन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर आप किसी गोल के लिए, आपने किसी वेल्थ क्रिएशन के लिए आप पैसा इकट्ठा करो, तो फर्स्ट मिलियन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट मनी यू हैव टू गेट इट बाय हुक और क्रुक, बाय एनी वे, बाय यू हैव टू एक्यूमुलेट दैट। हम इंडियन कंटेक्स्ट में उसकी बात करें तो वो अमाउंट 1 करोड़ का, जो एक मैजिक फिगर, 1 करोड़ कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फिगर है जिससे सारी समस्याएं आदमी की सॉल्व हो जाएंगी, बट ऐसा कहा जाता है कि एक वो एक आपका कंफर्टेबल फिगर है, आपको साइकोलॉजिकली भी आपको लगता है कि यू बिकम करोड़पति, एंड देन दैट इज सॉर्ट ऑफ अमाउंट जहां पर कि आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है ना। वो हाउ डज इट वर्क, अगर आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा है, मैं ये एग्जांपल देता हूँ सबको। सपोज अगर आप सीधे सिर्फ एक सिंपल सा, अगर 10% का विंटेज, जो कि एक फेयर इनफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, 10% का रिटर्न जो है एक अचीवेबल रिटर्न है। 10% का अगर रिटर्न मिलता है तो 1 लाख में अगर आपको 10% रिटर्न मिलेगा तो 10,000 रुपये आपके हुए। रिटर्न परसेंटेज 10% ही है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में उसकी वैल्यू सिर्फ 10,000 है, जो कि आज के समय में भी नहीं शायद सफिशिएंट है। लेकिन वंस यू रीच टू 1 करोड़, 1 करोड़ पे सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न 10% विल मेक गिव यू 10 लाख रुपीज, है ना। दैट 10 लाख रुपीज का रेट ऑफ रिटर्न इज सेम एज 10%, 1 लाख का, बट दैट अमाउंट हैज बिकम 10 लाख। दैट्स इट, दैट इज हाउ दिस थिंग, दिस एक्सपोनेंशियल लाइन क्रिएट्स। जब आप शुरू में जब चल रहे हो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 आ रहा, तो उसका रिटर्न जो आ रहा है 10,000, 20,000, 50,000, दैट इज नॉट मूविंग द लाइन। बट वंस यू रीच टू दैट मैजिक फिगर और दैट सम बिग फिगर, देन वहां से जो आपका रिटर्न होगा, देन एवरी ईयर जो है आपका 10 लाख बढ़ रहा है, एंड देन एक समय आएगा जब हर साल में आपका 15 लाख बढ़ेगा, 20 लाख बढ़ेगा, बिकॉज आपका अमाउंट एक अच्छा इकट्ठा हो गया है। इसमें इस टेबल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक 15-15-15 का एक फार्मूला कहा जाता है। 15,000 सिप 15 ईयर्स के लिए, एंड 15% पे आपका 1 करोड़ रुपए देता है। सो इफ यू आर डूइंग सिप इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इट फॉर 15 ईयर्स every month, and if you generate 15% return, you get this amount, that is close to 1 CR, 92 लाख, है ना। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जो कंपाउंडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको इस अमाउंट में 15,000 में 15 साल लगे टू रीच टू 1 CR, राइट। उसके बाद अब आप नेक्स्ट देखिए 20 ईयर्स में वो अमाउंट कितना हो रहा है, 1 करोड़ 90 लाख। आपको यहाँ 15 साल लगा टू गेट टू 1 करोड़, बट अगर लीनियर आप सोच रखोगे, जो लीनियर होता है, तो आदमी यही सोचेगा 15 साल में 1 करोड़, 30 साल में 2 करोड़, 45 साल में 3 करोड़। बट कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करता। 15 साल में आपको 1 करोड़ हुआ, बट नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका अनदर करोड़ ऐड हुआ, राइट। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका 2 करोड़ ऐड हो रहा है। 30, आई मीन ये एक इलस्ट्रेशन की बात है, बट ये सिंपल मैथ्स है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं, आप किसी भी गूगल पे कोई भी आप कैलकुलेटर खोल के देख लोगे, आपको यही फिगर मिलेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हो 15 ईयर्स के लिए, एंड एट 15% रेट, यू विल गेट दिस अमाउंट, नो डाउट। एंड आप 20 ईयर्स के लिए होल्ड कर लोगे, अनदर 5 ईयर्स, यू गेट अनदर करोड़, अनदर 5 ईयर्स, नाउ यू आर गेटिंग 2 करोड़ 5 ईयर्स में। दैट मीन्स 25-25 लाख आपका लगभग हर 20 लाख के आसपास लगभग, सॉरी 50 लाख आपका लगभग हर साल में लगभग आ रहा है ना। एंड देन 4 करोड़। तो यू सी हाउ इट इज मल्टीप्लाइंग द मनी एवरी ईयर, एंड यू रीच ए सर्टन टाइम, लाइक यहाँ पे आपका 4 से 8, ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ एवरी ईयर। 25 ईयर्स में आपका 4 करोड़ है, 30 करोड़, 30 ईयर्स में 8 करोड़, 4 करोड़ आसपास बढ़ा, ऑलमोस्ट लाइक about maybe 80-90 lakhs. So every year now that 1 crore is being added.
इस स्टेज में पहुंच के आपके लिए 15,000 जो आप कंट्रीब्यूट करो, दैट डज नॉट बिकम इम्पोर्टेंट, इसका कोई वैल्यू अब नहीं रह गया है। ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट 1.5 लाख रुपए कुछ आ रहा है। 1.5 लाख आप स्टॉप भी कर दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ योर कॉर्पस हैज बिकम सो बिग, 1 करोड़ 2 करोड़ वट एवर, कि उसके ऊपर एक मॉडेस्ट रिटर्न 8-10%, 12% का रिटर्न भी इज गिविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर दैट इज बीइंग एडेड। बड़ा अमाउंट ऐड हो रहा है, देन टोटल अमाउंट पे फिर आपको अगले साल इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट्स हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स। अब ये जो कैलकुलेशन है एकदम सिंपल है, ठीक है, आप कहीं भी दे सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ कोई बड़ी चीज नहीं। बट द प्रॉब्लम कम्स नाउ कि वाई डस, फिर अगर ऐसा सिंपल है तो ऐसा होता क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं रिच बन जाते हैं ना। ये क्वेश्चन वॉरेन बफेट से भी किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, कि जो आप बात करते हो कि इन्वेस्टिंग में ऐसा करो एंड यू बिकम रिच, एंड आपने 25 साल की उम्र में कहा था कि देयर स्टोरी कि ही टोल्ड हिज वाइफ दैट वी आर गोइंग टू बिकम वेरी रिच, बिफोर ही वाज इवन मिलेनियर 25 years, एंड ही एक्चुअली बिकम रिच, सो हाउ व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट। तो उसने उसका यही जवाब दिया था कि बिकॉज पीपल डोंट हैव पेशेंस, दे वांट टू बिकम रिच क्विकली। तो क्विकली रिच बनने के लिए कोई रास्ता नहीं, उसके लिए मैंने वही 3 रास्ते बताए थे, वही 3 रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपको ये समय देना पड़ेगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, वट एवर, देन ओनली यू कैन क्रिएट दिस अमाउंट ऑफ वेल्थ। अब अगर इतना सिंपल है तो ये होता क्यों नहीं, उसके 3 रीजन है जो मैं सबको बताता हूँ। पहला चीज तो स्टार्ट, आदमी स्टार्ट नहीं कर पाता है, हमेशा, क्योंकि जब भी आप देखोगे, अपनी ही नहीं हर किसी सिचुएशन यही होती है कि जो भी आप कमा रहे हो आपको इनफ नहीं लगता है। आप चाहे कोई 10,000 कमा रहा हो, चाहे कोई 10 लाख कमा रहा हो, उससे भी आप पूछोगे तो उसको भी लगेगा खर्चे बहुत हैं, बिकॉज हर किसी का लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से एडजस्ट रहता है। तो यू नेवर हैव इनफ, तो आपके लिए आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है कि आप जो है वो करो। अब आप जो है तो स्टार्ट आप नहीं कर पाते हो, पहली चीज। स्टार्ट कर लिया तो फिर ये जो मैंने दिखाया था कि शुरुआती के दौर में यहाँ पे जो आप 5-7 साल 10 साल इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, तो यू लूज पेशेंस, कि आप कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, इससे क्या फायदा, जो है आप पेशेंस लूज कर देते हो, एंड देन प्रॉब्ली विदड्रॉ यू शिफ्ट, कि वो बोलता है कि वहाँ अच्छा रिटर्न मिल रहा, वहाँ चले जाओ, ये हो जाता है। और या सब कुछ अच्छा रहा, 2 चीजें आपने फॉलो कर ली, आपने ये अमाउंट पे पहुंचे, 1 करोड़ हो गया, देन यू थिंक दिस इज इनफ, अब इससे ज्यादा क्या बढ़ सकता है, लेट्स विड्रॉ, एंड देन आप उसको कंज्यूम कर लेते हो। सो जो कहा कि डू नॉट इंटरप्ट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग अननेसेसरली, वो चीज यहाँ पे हो जाती है। एंड देन यू लूज आउट दिस अमाउंट व्हाट इज, क्योंकि आपने बेस बनाने में 15 साल की मेहनत की, उसके बाद आपने उस पेड़ को काट दिया, तो दैट होल जो पूरा मेहनत आपने किया वो सब पूरा वेस्ट हो गया। जब उसको एक्चुअली बढ़ने का टाइम आया, यहां तक आप पहुंचे और आपने विड्रॉ कर लिया, जब यहां से उसका शार्प राइज आ रहा था जो है बढ़ने का टाइम, तब आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज थर्ड मिस्टेक। बट इफ यू कैन लिव अप विद दिस मिस्टेक, देन प्रोबली देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्चुअली क्रिएट दैट अमाउंट ऑफ मनी। सिंपल मैथ से आप कैलकुलेट कर लो, इसमें मैं मेरा कहना या सही गलत कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, तो 2+2 ही होता है, चाहे यहाँ हो चाहे होनोलुलु में, हर जगह पे एक ही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। सो दैट इज वन ट्रूथ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट द टाइम फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड। रूल ऑफ 7-2 आप क्विकली मैं बता देता हूँ, इस गुड टू नो, मतलब इसका कोई रेलेवेंस इससे नहीं है, बट इस फॉर मेंटल कैलकुलेशन के लिए है। आप लोग शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, आप पढ़ सकते हो। इसमें 3 चीजें होती हैं, 72 इज अ कांस्टेंट, 2 वेरिएबल होती हैं, एक एंड रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू डबल द मनी। ठीक है, अगर इसमें 2 चीजें आपको पता है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो 72 को डिवाइड करके। अब अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे किसी प्रोडक्ट में 10% रिटर्न मिल रहा है, तो कितने साल में डबल होगा पैसा, तो ये रूल वहां यूज होता है कि 72 डिवाइडेड बाई 10 इज 7.2, यानी 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। देन अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे मेरा पैसा 10 साल में डबल हुआ, होता नहीं कि मैंने जो है ये प्रॉपर्टी ली या ये पैसा वहां डाला था एफडी में और ये मेरा पैसा डबल हो गया, कितने साल में डबल हो गया, 10 साल में, तो कितना रिटर्न मिला, 72 डिवाइडेड बाई 10, यानी 7.2% रिटर्न मिला आपको। ठीक, डबल हुआ बट कितने साल में हुआ। तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन है जो कि
आप बाद में गूगल पे भी देख सकते हो, है ना। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टमेंट टू डबल इन वैल्यू, 72 इज डिवाइडेड बाय द एनुअल इंटरेस्ट रेट, और उसी को 72 को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट द इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डबल। अगर आपको चाहिए कि मुझे 7 साल में मेरा पैसा डबल हो जाए, तो 10% आपका रिटर्न चाहिए। एक वीडियो है राम राधा कृष्ण दमानी का, आप जरूर देखिएगा। उसने एक कॉलेज में दिया था, उसमें उसने कहा था कि 10 लाख 30 साल में 100 करोड़ बन सकते हैं अगर 3 साल में पैसा डबल हो। 3 5 साल में पैसा डबल करने के लिए ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न चाहिए, जो कि इक्विटी में पॉसिबल है, डायरेक्ट स्टॉक में पॉसिबल है, लोगों ने जनरेट किया है। तो 10 साल में आपका 10 गुना पैसा हो जाता है, तो 10 लाख का 1 करोड़ हुआ, अगले 10 साल में 10 करोड़, अगले 10 साल में 100 करोड़, 10 टाइम्स। सिंपल सा रूल है। तो ये एक रूल ऑफ 72 इज गुड टू नो, इफ यू आर इनटू दिस फाइनेंस, मतलब अगर आप अपना मैनेज करते हो तो एक क्विक आपको वो मिल जाता है, ठीक है। कुछ क्विकली पॉइंट्स है ये, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई थिंक टाइम इज शॉर्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना। ये वीडियो बाद में शेयर कर देंगे तो आप उसको रेफर कर सकते हो बाद में। सेविंग विल नॉट मेक यू वेल्दी, नॉट विल मेक यू वेल्दी, नॉट द अर्निंग। तो आप कितना भी कमा रहे हो, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस। आप उसमें से कितना बचा पाते हो, कितना इन्वेस्ट कर पाते हो सेंसिबली, वही आपको जो है वेल्दी बना सकता है। बाकी कमाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत कमाते हैं, बट नॉट एवरीबडी इज वेल्दी, या एक समय पे जरूरत पड़ने पे पैसा आदमी नहीं इकट्ठा कर पाता है। ये अगेन ये वॉरेन बफेट का ही कोट है। लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि आदमी को जो मिल रहा है उसमें से जब खर्च हो जाता है, कुछ बचता है, तब आदमी सोचता है कि मैं इतना बचा लूं। बट इट शुड बी अदर वे अराउंड, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट ऑफ सेविंग। आप सेविंग का जो 20% का क्राइटेरिया, आप उतना बचाओ, एंड देन उसके बाद आप जो है बाकी इन्वेस्ट, उतना बाकी पैसे में आप अपना खर्चा चलाओ, एंड विल फाइंड कि आप उसमें मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% ऑफ सेविंग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है एक कंसेप्ट है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट यही है कि आपको, जो आदमी कुछ काम कर रहा है उसको तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए, तभी वो खुश होता है। किसी बच्चे को आप काम करने के लिए बोलो कि ये काम कर दो तुम्हें टॉफी मिलेगी, या आपको कोई काम दिया गया आपको बोनस मिलेगा 1 महीने बाद, साल भर बाद, आप कर लोगे। आप कोई बोलेगा तुम आज काम करो 20 साल बाद तुम्हें मिलेगा, तो नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे एक यही फैक्टर है जो काम करता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में, बिकॉज हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप आज करोगे, धीरे धीरे करके आपको 20 साल मिलेगा, तो यू डोंट वांट टू वेट फॉर 20 ईयर्स। तो अब वो आदमी को तुरंत का रिजल्ट चाहिए, तुरंत का रिजल्ट तो कहीं नहीं मिलता है आपको जो है। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए होता है। पेशेंस का मतलब ही सफरिंग होता है, तो पेशेंस रखने का मतलब आपको सफर करना है 15 20 साल, देन ओनली विल बी एबल टू क्रिएट। और जिन्होंने क्रिएट किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी 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 जस्ट फिलोसफिकल या थ्योरेटिकल चीज़ें, आप किसी को भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा के देखोगे, उनको उनकी लाइफ को देखोगे, तो आप देखोगे कि उन्होंने भी ये टाइम स्पेंड किया है। नेचर का, ये नेचर का लॉ है, जो चीजें जितना समय लेती उतने समय में ही ग्रो करती हैं। बरगद का पेड़ 300 साल पुराना 300 साल ही लेगा। उसको आप चाहे जितना आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर लो, आप उसको 10 साल में नहीं कर सकते। तो वट एवर इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। मनी ग्रोइंग इज ऑल्सो ए नेचुरल फिनोमिना, नेचर का ही लॉ है, उस पर अप्लाई होता है। जो उसको भागने के जल्दी कोशिश करता है, दे ऑलवेज लूज मनी, कोई उसमें बचा नहीं है। मार्श मेलो टेस्ट आप सब लोग पता होगा, नहीं होगा तो आप इसको जरूर देख लेना। दिस इज अबाउट इंस्टेंट एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, है ना। आप इसको सर्च करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट दिस टेस्ट, है ना। इट्स अबाउट इंस्टेंट एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन ओनली। बच्चों के ऊपर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया था। दिस थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस कि अगर आप थोड़ा लंबे समय तक सोच सकते हो, तो आपके आसपास compete करने वाले लोग कम रहते हैं, देन यू इट बिकम इजी फॉर यू टू सक्सीड। फ्रुगैलिटी इज अगेन द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विद इन योर मीन्स। फ्रुगैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से जो है सब कुछ कुछ भी मत खाओ पियो, कुछ भी अपनी लाइफ मत जियो, बट विद लिविंग विद इन योर मीन्स, जो भी आप कमा रहे हो उसी में तो आप करोगे, एंड अलॉन्ग विद द सेविंग। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। अगर आप अपने 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 खर्चों को अपने अर्निंग से एक्सीड करोगे, तो ऑलवेज यूल हैव अ प्रॉब्लम। आपकी कभी सेविंग नहीं होगी, कभी कोई इमरजेंसी होगी तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, जरूरत आपके 10 20 साल बाद होगी, उस समय पैसे नहीं होंगे। अब ये आप आज में जीना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस, नो डाउट, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, डेमोक्रेसी है। बट
बट दिस इज द प्रॉब्लम पर्सन पीपल आर गोइंग टू फेस। आज हर किसी को लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एज रोजी एज इट इज टुडे। आज जैसा सब कुछ अच्छा चला ऐसा होता नहीं है। हर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। सिंपल थिंग्स अगेन इज फिलोसफिकल थिंग इज अप टू एवरीबडी, कि आप जो है कॉफ़ी जो है स्टारबक्स में आपको पी के अच्छी लगती है कि आंगन वाले जो कपूरथला में बैठता है वहाँ 20 रुपए वाली कॉफ़ी अच्छी लेती। सो इट्स अप टू यू। आप स्टारबक्स में इंजॉय करोगे तो आप 500 रुपये दोगे, यहाँ 50 रुपये में कॉफ़ी मिलेगी। इंडिविजुअल इट्स ऑल, इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट 500 500 रुपये। द एग्जाम्पल आई गिव यू इट्स अबाउट द माइंड सेट, बिकॉज ये माइंड सेट जब आदमी का होता तो वो माइंड सेट हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है, उसके हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट करता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कॉफ़ी, है ना। नीड्स नीड्स और डिज़ायर में ये सब चीज़ों को आपको समझा जाए, आपकी ज़रूरत क्या है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दीज थिंग्स आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस, एवरीबडी नोज इस फिलोसफिकल थिंग। बट ये सब चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी में इनग्रेन्ड है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। तो वी नीड टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। अगेन द सेम थिंग, स्टॉप बाइंग थिंग्स टू इम्प्रेस अदर। किसी को, पड़ोसी को, किसी को, फ्रेंड को, किसी को, रिलेटिव्स को दिखाने के लिए जो है, या उन्होंने लिया है इसलिए मुझे लेना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट चलता है। ऐसा नहीं, अगर आप नहीं करते हो इट्स गुड थिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, कि मैं किसी कॉलोनी में रह रहा हूँ और सब वहाँ सब पड़ोसी या जो भी कुछ हैं दे आर डूइंग दिस दे आर डूइंग दैट एंड मुझे भी करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई आदमी आपको उसकी वजह से नहीं चाहेगा कि आप ये कर रहे हो या ये आपने खरीदा तब दे लाइक यू, आपके घर आएंगे। इफ़ दे लाइक यू दे विल कम टू योर होम, दे विल मीट यू। और सिर्फ इसलिए अगर आ रहे हैं तो एनी वे आई थिंक यू शुड नॉट केयर अबाउट दोज पीपल। मिनिमम डेट, that again is a very double edged sword। अच्छा भी होता खराब भी होता। यू शुड अंडरस्टैंड डेप्थ प्रॉपरली बिफोर यू टेक द लोन्स, जहाँ पर भी हो, है ना। मिनिमाइज, क्योंकि वो इस तरह के लोन्स में नॉर्मली आदमी अपने फ्यूचर अर्निंग्स को एक लंबे समय के लिए टाई अप कर देता है और आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं कुछ और करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो दैट यू शुड ट्राई टू लिमिट, यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि डेट के प्रोकॉन्स क्या होते हैं, क्या वो। दिस इज फॉर यंग पीपल जो अभी हैं। तो अगेन दो व्हाट आई डिस्कस अर्लियर, कि अगर शुरू के 5 10 साल में आप बड़ा आपने घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली और उसमें आपकी ईएमआई बंध गई मे भी 50 60 हज़ार 70 हज़ार वट एवर, एंड देन दैट मनी इज गोइंग फॉर नेक्स्ट 5 7 years 10 years 20 years। तो आपका वो बंध गया, फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ऑल। और वो पैसा जब आप 10 साल बाद सोचोगे तो 10 साल जो चला गया उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम, द टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस थिंग। उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते शुरू के समय में। इफ यू कैन अवॉइड इट इज बेटर। सेव करो, उसके बाद जब आपके पास एक लिक्विड फंड हो जाएगा देन यू कैन थिंक अबाउट बाइंग द हाउस एंड ऑल। सेम थिंग अगेन, अवॉइड बिग टिकट एक्सपेंसेस इनिशियली और ट्राई टू सेव दैट अमाउंट ऑफ मनी, है ना। क्योंकि इनिशियली का जो टाइम फ्रेम, अगेन जो आप शुरू में इकट्ठा कर लोगे पैसा, वो जो उसको लंबा समय मिलेगा ग्रो करने के लिए। जो मैंने कर्व दिखाया आपको कंपाउंडिंग का, तो आप उस जो उसका जो शार्प राइज होता है आप उस चीज को कैप्चर कर पाओगे अगर आपका फंड आपका शुरू में इकट्ठा होगा। तो उसको वो 20 25 30 साल मिल जाएंगे जहाँ पे उसको आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, जो है विद इन 5, मतलब 5 साल में शायद आपको पिछले 15 साल का रिटर्न मिलेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप वो 5 साल उसको आप कम दोगे तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इनिशियली इफ यू इन्वेस्ट मोर एंड स्पेंड लेस, प्रोबब्ली इट इज़ बेटर। आप एक फाइन लाइन आपको ड्रॉ करनी है कि चलो हम आज के समय भी अपने हिसाब से करें। जो मैंने आपको बताया 50 30 20, उसके हिसाब से अगर फॉलो करोगे, 50% अपनी ज़रूरतें, 30% में आपको जो भी खर्चे करने हैं, घूमना फिरना जो भी करना, आप उसमें मैनेज करो, सेव करो, प्लान करो कि चलो 1 साल बाद मुझे वैकेशन में जाना, मैं 30% बचाऊंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। ओके, एंड एटलीस्ट ट्राई टू सेव दैट मच रिमेनिंग। फर्स्ट करोड़ इज इंपॉर्टेंट बाई एनी कॉस्ट। यू शुड एम फॉर दिस थिंग एंड शुड नॉट रेस्ट टिल यू गेट दिस अमाउंट। कैसे भी बाई बाई हुक और क्रुक तो नहीं बोल सकते, दैट इज नॉट करेक्ट। बट ये चीज इंपॉर्टेंट, वंस यू रीच टू दैट अमाउंट विल इटसेल्फ विल गिव यू नो ह्यूज कॉन्फिडेंस एंड आपको अपने आप में आपकी लाइफ में, प्लस उस अमाउंट से फिर जो आगे की जो ग्रोथ होगी दैट विल बी अमेजिंग। आप जो मैंने दिखाया ही चार्ट, सिंपल कैलकुलेशन है, आप आपको खुद ही सरप्राइज होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है।
बट दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप उसको उतना टाइम दे करके जा सको। लेट द मनी वर्क फॉर यू, ये अगला जो है। नाउ अभी थोड़ा हम लोग क्विकली चलेंगे, आई थिंक सबका लेट हो रहा होगा। सब कुछ तीन चीज मैंने बताई कि आपने सब इकट्ठा किया, सब कुछ किया, और एवरीथिंग नाउ यू आर टू दैट 15 years टाइम फ्रेम में आप वहां पे खड़े हो, एंड नाउ इज गोइंग टू यू आर रेडी टू रीप दैट बेनिफिट नेक्स्ट, जो उसका शार्प राइज होना है, सब कुछ ठीक है। बट नाउ व्हाट इफ देयर एनी इमरजेंसी। सब लोग आप देखते हुए कि आपके घर में फैमिली में सब लोग जो है सेविंग अकाउंट में लाख 2 लाख पड़ा रहता है, एफडी में पड़ा हुआ है, 1 साल वाली एफडी में, किस लिए बोलता है, अरे कोई जरूरत हुई तो, इमरजेंसी हुई तो व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी, व्हाट आई कैन थिंक ऑफ दैट ओनली 3 इमरजेंसी जो कि किसी फैमिली में हो सकती हैं। तो जो शुरू में मैंने एक प्लानिंग की बात की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस, उसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका, जो है कि हाउ टू हैंडल दोज काइंड ऑफ इमरजेंसी, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करने का। कोई भी इमरजेंसी अगर आ गई आपके घर में, आपकी अर्निंग चली गई, आपका से जॉब चली गई, नौकरी नहीं, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कोई लाइफ इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे समय में जहाँ पे फैमिली में किसी की लाइफ और डेथ का सवाल है, जहाँ पे फैमिली में खाने पीने और किचन का सवाल है, बच्चों की फीस का सवाल है, वहाँ पर ये कंपाउंडिंग और ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये सब चीज़ें बुलशिट हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं आता। बिकॉज नाउ फर्स्ट द सर्वाइवल इज द प्रायोरिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, तो सर्वाइवल तो पहली चीज़ है ना, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। तो इनवेरेबली आपको करना ही पड़ेगा कि जो आपने इकट्ठा किया, अगर आप नहीं चाहते हुए भी आपको उसमें डिप करना पड़ेगा, एंड दैट वंस यू डिप दैट दैट चेन ऑफ कंपाउंडिंग इज ब्रोकन, एंड फिर आपका वो इफेक्ट चला जाता है। टू अवॉइड दैट थिंग कि आपको कैसी भी इमरजेंसी आ जाए, आपको उसमें हाथ न डालना पड़े। पहली इमरजेंसी क्या है आपकी, रिस्क ऑफ लाइफ। जो भी घर का अर्निंग मेंबर है उसके पीछे कई लोग जुड़े होते हैं, कई लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इफ दैट पर्सन इज नो मोर, या उसकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी फैमिली को, उस आदमी को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज दैट लाइफ कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाई एनी थिंग, एनी अमाउंट ऑफ मनी, देर नो वैल्यू कैन बी गिवन टू द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। तो इमोशनली किसी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बट पीछे जो लोग बच गए, उनको तो जिंदगी अपनी निकालनी होती है, उनको तो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। टर्म इंश्योरेंस वन थिंग जो कि हर किसी को लेना चाहिए। इंश्योरेंस अपने आप में बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, टर्म इंश्योरेंस भी अपने आप में ह्यूज सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें बहुत सारी मिस सेलिंग होती है, जिसकी वजह से ये बदनाम है ये सेगमेंट। बट इंश्योरेंस इट सेल्फ इज नॉट ए रॉन्ग थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये होना चाहिए सब किसी के पास। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा मिस सेलिंग है, इतना ज़्यादा लोग इसमें भुगत चुके हैं, इसलिए लोगों का ट्रस्ट इसमें हटता जा रहा है। बट ये चीज़ चाहिए होती है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने आप में बड़ा टाइम है। बट एक टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है, जो कि किसी की लॉस ऑफ लाइफ की वजह से जो फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी फैमिली को, वो इसको पूरा कर देगा। तो अगर कोई ऐसी लाइफ होती तो फैमिली को पीछे से उसके उस कॉर्पस में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट मनी विल बी इटसेल्फ विल बी सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल द जो भी ज़रूरतें उसकी फैमिली की होंगी, है ना, तो उसको वहाँ डालने की जरूरत नहीं होगी। दैट इज़ वन थिंग। हेल्थ इमरजेंसी कोई ना हो, आपको पता कि आजकल हॉस्पिटल और हेल्थ इमरजेंसी सब चीज़ कितनी महंगी है। नॉर्मल इन्फ्लेशन इज लाइक 6-7%, बट हेल्थ ऐसा कहा जाता है मे बी 13-14% की रेट से बढ़ रहा है उसका कॉस्टिंग। तो हेल्थ इमरजेंसी कोई भी, अगेन आप कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो एक एक हॉस्पिटल के बिल से लोगों के घर बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, जेवर बिक जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस वेरी सिंपल। और लोगों ने देखा हुआ है ऐसी चीज़ें, हम लोग सब ने आस पड़ोस में लोगों के साथ देखा हुआ, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्रिटिकल डिजीजेज होती हैं जिसमें सालों उसका ट्रीटमेंट चलता है और सारे सेविंग सब कुछ निकल जाता है। तो एक प्रॉपर एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें देखा जाए तो कहीं भी इन्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, जो है बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। लॉस ऑफ इनकम, सरकारी नौकरी सबको चाहिए होती, इसीलिए क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ लॉस ऑफ इनकम आर लेस। बट हर कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है, नहीं मिल सकती है। जो प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब में भी कभी कभी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ हुई तो सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो लॉस ऑफ इनकम, या प्राइवेट जॉब में लॉस ऑफ इनकम होगी किसी वजह से, या कोई ऐसी घर में प्रॉब्लम है, हेल्थ इमरजेंसी जैसी कोई प्रॉब्लम है घर में, आदमी को रुकना पड़ा 6 महीने साल भर, तो अब खर्चा चलना घर का जो है, कहाँ से आएगा पैसा। तो अगेन आप उसी पूल में आप हाथ डालोगे जो आपके पास इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ, अगेन यू विल ब्रेक द चेन ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है आपका, इमरजेंसी फंड का। यू शुड हैव इमरजेंसी फंड विद यू।
जो कि किसी लिक्विड फंड में, किसी सेफ फंड में होना चाहिए। इसमें ग्रोथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना रिटर्न मिल रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सेफ्टी उसकी इंपॉर्टेंट कि पैसा वो बना रहे, लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट कि एक दो दिन में पैसा जब हम चाहें तब हमें मिल जाए। दैट इज इमरजेंसी फंड। कितना होना चाहिए? 6 to 12 मंथ। अब ये जो है इस 6 to 12 मंथ में सारे खर्चे आपके इंक्लूड हैं साल भर के। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम जा रही, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जा रही, रेंट जा रहा है, स्कूल फीस जा रही है, खाना पीना जो भी वट एवर एवरीथिंग, साल भर का जो आपका कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 6 महीने का। अगेन व्हाट आई सेड, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस थिंग यू कैन नॉट अरेंज इमीडिएटली कि 6 महीने का मैंने 1 लाख मेरा खर्चा 6 लाख मैंने निकाल कर डाल दिया, नॉट पॉसिबल। तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा, धीरे धीरे कहीं पे आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। वंस दैट मनी इज कलेक्टेड, स्टार्ट विद द 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ का इकट्ठा हो गया, यू आर सेफ। देन थोड़ा अगर गुंजाइश होती है तो आप उसको 12 मंथ तक का कर लो। तो नाउ यू कैन सी, अगर 6 महीने के पास आपका पैसा कहीं पड़ा हुआ है, 6 महीने भी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से वहां से निकाल करते रहोगे। एंड अगर आप किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि 6 महीने तक कहीं आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज ना मिले, ऐसा चांसेस नहीं। तो आप उसके अंदर मिल जाएगा। बस यू ज्वाइन इट, देन अगेन यू आप उसमें जो आपने फंड में पैसा निकाला उसको डाल दो जो है। तो आप देख सकते हो कि तीनों, इस 3 टाइप की इमरजेंसी के अलावा देर अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी आर नॉट लाइकली। तो ये आपका अगर कवर हो गया तो कोई भी इमरजेंसी आपकी आएगी तो आपको अ, अपने इन्वेस्टमेंट में हाथ डालने की जरूरत नहीं रहेगा, वो एज इट इज चलता रहेगा, जब भी आपको जरूरत होगी यूज कर सकते हो। इन्फ्लेशन, अगेन इन्फ्लेशन की बात सभी लोग जानते हैं कि 5-6% का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन इज एक ऐसी चीज है जो कहते हैं कि जो है पैसे की वैल्यू को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, ईट आउट कर लेता है, खत्म कर देता है जो है। उसका एग्जाम्पल हम लोग घर में सुनते हैं, जैसे हमारे फादर हमसे कहते थे या हम अपने बच्चों से कहते हैं कि जब हम जाते थे तो 10 रुपए लेके जाते थे, इतना कराते थे, आज 500 रुपए दो तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता। या मेरे फादर कहते हैं कि हम चवन्नी लेके जाते थे, 1 रुपए उसमें 50 पैसे बचा लाते थे। दैट इज द इन्फ्लेशन। उस समय जो 1 रुपए में काम हो जाता था, आज उसके लिए शायद आपको 500 रुपये देना पड़ रहा है, 100 रुपये देना। तो अगर आप यहाँ पे सोचो कि अगर आप मैं आज अपने समय में 100 रुपये निकाल के रखूं कि 20 साल बाद मैं अपने बच्चे को दे दूंगा, उससे वो एक टी शर्ट खरीद लेगा, क्योंकि आज 100 रुपये की टी शर्ट है जो है, 20 साल बाद वो टी शर्ट की कीमत 1000 रुपये होगी। तो अगर मैंने उसको 100 रुपये दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, उसकी बाजू भी नहीं मिलेगी। ठीक है, दैट इज द लॉस ऑफ पावर ऑफ बाइंग पावर ऑफ मनी। नाउ अभी मैंने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, इन्फ्लेशन 6% पे है, मैंने भी इन्वेस्ट किया 6% पे, तो क्या होगा कि 100 रुपये 1000 रुपये हो जाएंगे। तो 1000 रुपये में आप टी शर्ट तो खरीद लोगे, लेकिन उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो अगेन जैसे आप अभी चल रहे थे वैसे ही चलता रहेगा, हैंड टू माउथ। जो आपका पैसा आया उतने में आपके खर्चे चल गए, दैट्स इट, देयर नो स्पेयर नथिंग। लेकिन इफ यू कैन मैनेज टू इन्वेस्ट समवेयर जहां पर कि आपको 6-7% से ज्यादा रिटर्न मिल सके, 10-12%, 3-4%, तो वो शायद आज का 100 रुपये कल को 1000 नहीं, शायद 1500 हो जाए, 2000 हो जाए। तो इवन इफ यू कैन बाई ए टी शर्ट फॉर 1000, स्टिल यू आर लेफ्ट विद द 500 रुपीज। तो दैट इज द काइंड ऑफ मनी वी नीड टू जनरेट, टू बीट द इन्फ्लेशन। एसेट क्लास हम लोग क्विकली देखते हैं, इसमें क्या क्या एसेट क्लास आते हैं जो है, कहाँ पे आप इन्वेस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स हो गया, डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया, इक्विटी में आता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, डेट हो गया जिसमें कि गवर्नमेंट डेट का मतलब होता है जो सेफ या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जिनको बोलते हैं, जिससे कि फिक्स इनकम आपको आती है। आपका सेफ है, फिक्स, लेकिन फिक्स इनकम रहेगा, कम रहेगा, जो भी मिलेगा आपको फिक्स मिलेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया, आपका आरडी हो गया, पीपीएफ, पे सारे सब लगभग डेट इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। रियल एस्टेट, एवरीबडी नोज, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, गोल्ड, गोल्ड एवरीबडीज फेवरेट, फिजिकल सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड। अब हम लोग के यहाँ सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है, या गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, या डेट में सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट होता है। तीन ही क्लास हम लोग जानते हैं, तीन में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी जो सबसे ज्यादा रिटर्न देती है हिस्टोरिकली, उसके बारे में कोई नहीं जाना चाहता है। अब ये उसका हिस्टोरिकल रिटर्न है, पुराना चार्ट मैंने कहीं से निकाला है, मतलब कॉपी किया था, इसका लिंक भी दिख रहा है। तो 1981 से 2019 का, ठीक है, ये आप नीचे देख सकते हो। एफडी रिटर्न दिया हुआ है, और गोल्ड का रिटर्न, ये आपका जो ग्रीन ग्राफ है, और ये जो है इक्विटी का है। दिस इज
विदाउट इन्फ्लेशन, दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, है ना। अब इसका आप डाटा देखोगे अगर, एफडी का प्री टैक्स रिटर्न 2.64%, पोस्ट टैक्स, क्योंकि एफडी में टैक्स पड़ता है आपको, जो है 0.44%, गोल्ड का 2.43%, स्टॉक्स का 9.86%। तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है। एफडी तो जस्ट अबाउट इन्फ्लेशन, क्यों बताया ना आपको, एफडी में 6-7% का रिटर्न मिलता है और 6-7% का आपका इन्फ्लेशन है, तो इट्स जस्ट अबाउट आपको उतने ही मिले, 100 रुपए के 100 रुपए ही, 100 रुपए का 1000 रुपए ही मिलेंगे, इसमें टी शर्ट मिल जाएगी बस। गोल्ड इज जस्ट अबाउट, गोल्ड का भी यही रहता है, मोर और लेस इन्फ्लेशन को बीट करता है, इसीलिए इसको गोल्ड को हेज कहते हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको मोटा मोटी इन्फ्लेशन को के आसपास वो बीट करके लगभग पहुंच जाता है, तो ये इसलिए कहते हैं। बट अगेन इट्स नॉट क्रिएटिंग ए वेल्थ, जो है आपको इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, बट स्टिल नॉट इनफ टू क्रिएट द वेल्थ। बट स्टॉक्स या इक्विटी ही वो सेगमेंट है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आपका इन्फ्लेशन को बीट करके आपको रिटर्न जनरेट कर सकता है। Over a period of 40 years, constant purchasing power stocks provide close to 40x returns on initial capital. Gold offers 2x and FD barely managed to beat the inflation. तो FD से आपका, आपने वैसे भी कभी सुना नहीं होगा, मुझे लगता है कि कोई आपके शहर में बड़ा अमीर आदमी है क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो एफडी से इन्वेस्ट करके कोई रिच नहीं बना है, वो खाली बस वही है कि 100 का 1000 हो गया तो 1000 का आपको आपने टी शर्ट ले ली, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वेरी फेमस पर्सन, आई थिंक मुझे लगता है सबको पता होगा, जो है इसका एक कोट है, इफ़ यू कैनॉट फाइंड वेज टू मेक मनी वाइल यू आर स्लीप, यू विल डाई वर्किंग। तो आपको वो तरीका ढूंढना है जहां पर कि आप सो रहे हो बट आपका पैसा ग्रो हो रहा है, पैसिव इनकम जो मैंने कहा था, अगर आपका 1 CR इकट्ठा हो गया तो जो अगले 10 साल में 10 लाख इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा हर दिन जनरेट हो रहा है, आप कुछ काम करो ना करो, दैट इज स्टिल वर्किंग फॉर यू। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज टॉकिंग अबाउट। अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग, रीजनेबल रिटर्न्स के बारे में हम लोग क्विकली बात करेंगे, एंड इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर दी। लॉन्ग टाइम फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इक्विटी से, जैसे आप आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया सब जगह पे कोई बोलता है फंड ने 20% दिया, स्टॉक ने दो दो गुना हो गया साल भर में, ये 3 गुना हो गया है, 30%, 40%, 60% सब चल रहा है, बट दे आर शॉर्ट टर्म दिस थिंग, है ना। शॉर्ट टर्म में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ 15 साल, 20 साल, 30 साल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हिस्टोरिकली इतना पॉसिबल भी नहीं है कि कोई 30, मतलब जिसकी मैंने फोटो भी आपको दिखाई, वॉरेन बफेट जो है, आई थिंक ही इज लाइक last 70-80 years he is into investing only and he is the most famous investor, most successful investor जो है, इसने अपनी पूरी लाइफ में 70-80 years में 22% का CAGR अचीव किया, 12% का रिटर्न उसने जो है 22% का रिटर्न जनरेट किया है। तो ऑब्वियसली अगर कोई बोले मैं 30-40%, तो कहाँ है आप, वो पहले करके दिखाओ तो मैं कितनी वेल्थ क्रिएट हुई है ना, तो वो सब चीज़ें बातें हैं। यहाँ पे क्या है कि ये होल्डिंग पीरियड मैं आपको नीचे का भी दिखा देता हूँ। होल्डिंग पीरियड यहाँ पर आप देखिए, 10 साल, 11 साल, 10 साल के बाद जब ऊपर आप जाते हो, तो जो CAGR 18, मतलब 8% का रिटर्न, एनुअल रिटर्न हो गया आपका। आप देखोगे द चांसेस ऑफ, शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होगा, कम ज़्यादा होगा, बट होल्डिंग पीरियड जहाँ आपका बढ़ता है, जैसे मैंने बताया कि समय जैसे जैसे बढ़ता है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग पॉजिटिव एंड गुड रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी इंक्रीजेस। तो वंस योर होराइजन क्रॉसेस 10 ईयर सॉरी, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8% रिटर्न इज ऑलमोस्ट ओवर 90%, 90%, 94%, 95%। तो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट सर्टन कि अगर आप 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो भले ही आपका बीच में स्टॉक ऊपर नीचे, आपका फंड ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट ओवरऑल पीरियड में आपको एटलीस्ट जो है 8% का पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज अगेन मोर देन द FD। पॉजिटिव, ये मिनिमम रिटर्न की बात हो रही है, ऐसा नहीं जरूरी कि आपको 8% ही मिले। जैसे आप 10% की बात करो, तो आप देखो 13-14 साल या 15 साल से आपको देखो ऑलमोस्ट ये भी 90% से ऊपर का रिटर्न आता है। जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता रहता है, चांसेस ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न इज मोर एंड मोर। मीडियन रिटर्न, एवरेज रिटर्न आप देखोगे 10 साल से ऊपर आपको लाइक 13-14% के आसपास का आपका रिटर्न मिल रहा है। आप नीचे जो पढ़ोगे, जो लिखा हुआ है कि 10 to 20 years between 13 to 14%, probability of earning this average return is 60%, but
चांसेस ऑफ अर्निंग 8 to 10%, इट इज क्लोज टू 90%। सो इवन दो जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट या जो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी रिस्की, आप देख रहे हो कि अगर आप 8-10 साल के ऊपर आप होराइजन पे आप चले जाते हो तो ये पॉजिटिव रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है, लाइक क्लोज टू 90% चांसेस कि आपको मिलेंगे मिलेंगे, और चांसेस है कि इवन आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है 13-14%। बट हम लोग एक कंजर्वेटिव अगर लेके चलते हैं तब भी आपको 13-14% का रिटर्न मिल जाता है। If we cross the holding time period beyond 30 years mark, then medium return become close to 15% per annum and there are chances of 95 to 100% कि आपको ये रिटर्न मिलेगा मिलेगा, एटलीस्ट 12% का रिटर्न। तो आप देख सकते हो अगर आपका 6% का 7% का भी इन्फ्लेशन है, इफ यू आर एबल टू अचीव 12 to 15% रिटर्न लॉन्ग टर्म में, जो कि 5 से 7% ज़्यादा है, तो दैट कैन क्रिएट ए ह्यूज वेल्थ फॉर यू। एंड नॉट ओनली वेल्थ, मतलब ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है जो कि आपके पैसे की वैल्यू को क्रिएट करेंगे, जो है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा क्रिएट करेंगे। वेरी रिसेंटली एक HDFC का एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि आज से 30 साल पहले लॉन्च हुआ था, और 30 साल पूरा हुआ तो उसका पेपर में कट न्यूज आया था कि अगर किसी आदमी ने 10,000 रुपये उस समय इन्वेस्ट किया होता, सिप की होती 10,000 रुपये महीने की, तो आज 30 साल में उसकी वैल्यू 22 करोड़, 22 करोड़ की उसकी वैल्यू होती। उसने 30 ईयर्स में 19.5% का रिटर्न जनरेट किया 30 ईयर्स के पीरियड में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 30 ईयर्स में 12-15%, वेरी कंजर्वेटिव। एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक अच्छा फंड था, अच्छे फंड हाउस के थ्रू, जिसने कि 30 ईयर्स कंटिन्यूसली उसने जो है एवरेज जो है 19% से प्लस उसने रिटर्न जनरेट किए। उस 19, किसी ने कहा कि भाई 10,000 आज से 30 साल पहले कैसे, लोगों की तनख्वाह नहीं होती तो कैसे इन्वेस्ट करेगा। अगर उस फंड में किसी ने 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू कम से कम 2 करोड़ होती। 30 साल पहले क्या लोगों के पास 1,000 रुपये नहीं था स्पेयर करने के लिए? रहा होगा, लेकिन कितने लोग जो आज 30 साल में रिटायर हो गए, कितने लोगों के पास 2 करोड़ से ज्यादा का लिक्विड फंड है? आई थिंक वेरी फ्यू। तो दैट इज द कंसेप्ट कि आप जहां करो, पेशेंस रखो, टाइम लेके चलो, आप तभी आपको वो वेल्थ मिलेगा। हॉपिंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड दैट टू दैट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से वहां डालते रहो, 2 साल इधर रखा, फिर किसी ने कहा वहां डाल दो वो डाल दो, उससे जो है कुछ उससे फायदा नहीं मिलना। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन जो कि आपको रखनी चाहिए इक्विटी से, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। यू शुड नॉट हैव, एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये इन्फ्लेशन बीटिंग होनी चाहिए। 6-7% अगर आप इन्वेस्ट कर रिस्क ले रहे हो ना, आप कुछ भी रिस्क है, थोड़ा बहुत है, 20-20 साल आप कर रहे हो, रिस्क कम है बट स्टिल रिस्क तो है ही है ना। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, 7% जनरेट करना, तो आप सीधे FD में डाल दो या आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दो, सिंपल से 7% मिलेगा। तो आप जब अगर रिस्क ले रहे हो तो आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो अगर आपको 12 से 15% भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, दैट इज गुड इनफ। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी बात की, ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उसको रिटर्न जनरेट किया है। एंड लास्ट में फ्यू बुक्स जो है, अच्छा बिफोर दिस थिंग, अगर अभी ये लास्ट है, इसके बाद विल स्टॉप इट। एंड जो लोग हैं, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सबका आई थिंक ऑडियो एंड वीडियो म्यूट है, आप चैट बॉक्स में डाल दिए या हैंड रेस कर दीजिएगा, तो कोई क्वेश्चन तो हम लोग उसके बाद वो कनेक्ट करके क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। बुक्स का मैंने कहा कि बुक्स जो है बहुत सारी बुक्स हैं, आपको बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और बुक से मैंने माई सेल्फ मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये बुक्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े मतलब इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग ओनली, किसी भी फील्ड की आप बुक पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा। आई विल गेट अ लॉट ऑफ इंसाइट, आपका मतलब दिमाग खुलेगा, आपका होराइजन चेंज होगा। कुछ बुक्स मैंने जो रिकमेंड की है वो पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग और एनीथिंग, जनरल एक बुक है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये जो मैं कह रहा था कि जो मैं बात मैंने अभी तक की है, ये चीज़ें आज की नहीं। ये बुक जो है आई थिंक 60-70 साल पहले लिखी गई है, बट इसमें जिस सिविलाइजेशन की बात है, बेबीलोन सिविलाइजेशन जो ये आई थिंक 6,000 ईयर्स ओल्ड है, इजिप्ट में था, जो कि अब इस नो मोर, बट उस समय की स्टोरी है। वहाँ के ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह जो है खुदाई में निकाले गए हैं, उस पर सब उसका ट्रांसलेशन हुआ और ये सब चीज़ें निकली हैं, जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि शायद ये चीज़ें उस समय होती थी, फॉलो किया थी। तो आप इसमें पढ़ोगे वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, वो सारी चीज़ें 6,000 साल पहले वहाँ पे लोग फॉलो करते थे टू मेक मनी, और जो भी कुछ है ना। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक मॉर्गन हाउसल, अभी एक रिसेंट बुक आई है 4-5 साल पुरानी, कुछ लोगों ने शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत पॉपुलर बुक है। तो एक ये बुक है, इस अबाउट
अगेन सेम थिंग व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा आराम से समझोगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। जो ऑफ कंपाउंडिंग बाय दिस इंडियन ऑथर गौतम बुद्ध इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, थिक बुक है, बट इसमें आपको ये पता चलेगा कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, इस लाइफ में हर जगह पे इसका आपका जो है लाइक एवरी डे छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी ग्रोथ जो है कैसे एक बड़े ग्रोथ में रिजल्ट में जनरेट होती है, दैट इज द थिंग इट टॉक्स अबाउट। एटॉमिक हैबिट्स अनदर वेरी गुड बुक। अगेन ये छोटी छोटी एटॉमिक लेवल, मतलब सबसे किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा लेवल माना जाता है ना, तो उसका कहना है कि एकदम छोटे लेवल पे आप छोटे छोटे चेंजेस करके एक बड़ा अपने अंदर आप चेंज ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजी पे है, आपके अफेक्ट करती हैं, अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें समझोगे। अल्केमिस्ट इज अनदर फेमस बुक अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है कि कैसे आदमी जो है एक रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे भागता है, बट दैट रियल थिंग इज समवेयर एल्स, है ना। ये स्टार्टिंग के लिए है, मैंने मुझे जो अच्छी लगी कि मतलब इट्स नॉट अबाउट एनी एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग है उसके बारे में नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, आप जरूर पढ़ना। और बाकी लास्ट में मैं ये कहूँगा, ये हम लोग का कंपनी है, आई थिंक एवरीबडी जो भी लोग कनेक्टेड है सब क्लोज सर्किल के लोग, सबको पता है कि हम लोगों ने चालू किया है प्रारंभ कैपिटल के नाम से। और आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच से मेरा मतलब यही कि मेरे आई थिंक बच्चे भी शायद इसमें ऑनलाइन होंगे, तो जो मैं बताया वो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ मैं किसी और कर रहा हूँ, सारे जो भी चीज़ें हैं सब ऑलरेडी इन्वेस्टिंग है। बच्चे हालांकि उस चीज़ को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है, बट समय लगता है धीरे धीरे, आई थिंक एवरीबडी विल कम अलोंग, बट वी आर डूइंग दिस थिंग। और मैं चूंकि शिप पे रहता हूँ, वहाँ मेरा अक्सर इंटरेक्शन होता है बहुत वहाँ के लोगों से, सब आप जैसे यंग बच्चे 20 25 30 साल के लोग हैं और अच्छा पैसा कमा रहे, अर्निंग है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट देम दे हैव जीरो नॉलेज, डोंट नो एनीथिंग अबाउट। यही होता है कि किसी ने बता दिया, बैंक मैनेजर ने बता दिया, उसने बता दिया, उसने बताया, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं पता है, एंड वेस्टिंग देयर मनी। तो वो सब देखने के बाद ही, मतलब कई सालों से मैं ये चीज़ देख रहा था, और यहाँ पर भी मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं देखता था पीपल डोंट हैव नॉलेज। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें लोगों को एटलीस्ट मैं गाइड कर सकूं, उनको बता सकूं जो मिस्टेक्स, चूंकि मैं तो दूसरी की मिस्टेक नहीं बताता हूं, मैं अपनी खुद मिस्टेक बताता हूं, जो मैंने मिस्टेक्स की, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। ये सब मैंने किया था, बट आई कुड नॉट स्टे पुट, वहां तक रुक नहीं पाया। अगर रुका होता तो सिचुएशन दूसरी होती, क्योंकि मुझे उसका अफेक्ट नहीं पता था ना, मुझे कोई बताने वाला था। तो इसलिए हर किसी को मैं जबरदस्ती बताने की कोशिश करता हूँ, इनफैक्ट लोग नहीं सुनना चाहते तब भी मैं बता देता हूँ। इट्स अप टू देम, वो फॉलो करें ना करें उनकी मर्जी है, बट एटलीस्ट आई ट्राई की जो है ये पॉसिबल है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे और एक थोड़ा सा अमाउंट थोड़े से करके आप करोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट एक सब्सटेंशियल मीनिंगफुल अमाउंट, जो कि पॉसिबल है इस लाइन के थ्रू। सो इसमें अभी चूंकि समय हमारे पास बहुत कम था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने एक ब्रीफली डिस्कस की है, बट अभी हम लोगों ने चूंकि काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके हम लोग और इस पे वेबिनार करेंगे यार। छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग लेंगे, जैसे इंश्योरेंस का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए, बट उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर पाए, उसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जो है, बॉन्ड्स के बारे में जो है, और चीज़ों के बारे में, उसके क्या प्रो कॉन्स हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें होती जो आपको एक बड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है कि अरे इतना सारा चीज़ें कैसे मालूम, तो उसको एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे कि आप भी उस चीज़ को समझ सकते हो, कोई आपको बताएगा तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए ठीक है कि नहीं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच। आई थिंक हम लोग टाइम ओवर शूट कर गए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग। और अभी आप लोग कुछ आपका हो तो आप लोग शिवम, अगर कोई हो, एनीबडी। हाँ, मैं देख रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो चैट में पोस्ट कर सकता है, एंड थंब रेज करके तो फिर मैं उसे अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, तो कुछ कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हम लोग 1 मिनट वेट करते हैं, अभी देख लेते हैं कितना आता है। यस, आरटी सर। हम्म। अ, भैया नमस्ते। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो केवल इसमें जो मीटिंग में नए बच्चे होंगे और जो यंग एज है, बिल्कुल जो आपने कहा
ये मेरी भी लाइफ का वैसे ही एक्सपीरियंस है। मैंने कभी मतलब मेरे इसमें कुछ स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये अपनी पढ़ाई पीसीएम और सब्जेक्ट एक तरफ है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग पढ़ाई है, और जितनी जल्दी उसको सीख लो उतना ही फायदा है। अब बिल्कुल। धीरे धीरे पता नहीं, कभी मुझसे भी किसी ने कहा होगा कि भाई सेविंग करनी चाहिए, तो ठीक है कर ली जितनी सेविंग करनी चाहिए, जितना बताया। जैसे वही भैया जो बता रहे थे ना कि कुछ जिसने जो सलाह दे दी उसके हिसाब से। इवन मैं अपनी जब मैंने जॉब आ गया था, कोटा आ गया था, तो मैंने कई बार ऐसी चीजें ट्राई भी की कि कोई मुझे ऐसा गाइड कर दे, लेकिन ऐसा कोई गाइडेंस मुझे मिला ही नहीं, नहीं मिला। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूंगा कि ये अवेयरनेस वाला काम है। अवेयर हूँ पहले, अपने आप को अवेयर करें, फिर अपने आसपास अवेयर करें, और अवेयरनेस आएगी तो चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन्वेस्टिंग में या सेविंग में, या किस तरीके से सेविंग की जाए, इस तरह फिर चीजें डेवलप होंगी ही आगे। तो बहुत बहुत थैंक यू अमर भैया को। थैंक यू आरटी सर फॉर इनकरेजमेंट। शिवम, अंशुल का अनम्यूट कर दो जरा। अंशुल ने कुछ डाला हुआ मैसेज। हम लोग अंशुल। ये पूछना था कि हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ मामा, ये पूछना था कि जैसे इन्फ्लेशन के लिए अगर आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा, कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पहले से। बेटा जो मैंने दिखाया इसमें कि एसेट क्लास में, मतलब आप देखोगे तो डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये कोई भी जो है उसको बीट नहीं कर पाता है। मतलब क्योंकि ये बेसिकली रियल एस्टेट एक साइकिलिक है कि इन बिटवीन आपको आएगा 5-7 साल जिसमें बूम आएगा, अच्छा अप्रिसिएशन होगा, फिर 5-7 साल डंप रहेगा। तो या तो आपको उतनी समझ हो कि कब बूम है कब बस्ट है, आप उसमें जाओ, यू कैन क्रिएट मनी। बट अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है और 15-20 साल करना, तो ये मोटा मोटी एवरेज आउट होकर के बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देता। गोल्ड का मैंने बताया आपको, गोल्ड इज अगेन लाइक 6-7%, जो 2-3% का रिटर्न है, तो जस्ट अबाउट इन्फ्लेशन का ही रहता है। डेट इज अगेन, डेट बाय डिफॉल्ट जो है सेफर ऑप्शन माना जाता है, उसमें कोई ज़्यादा रिटर्न के चांसेस नहीं, बिकॉज योर सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल इज गुड। तो डेट इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद के लिए माने जाते हैं, जब आप रिटायर हो जाते हो और फिर आपको एक फिक्स इनकम हर महीने चाहिए और सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहिए, तब वो उसके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रियल एस्टेट में भी आपका कमर्शियल या रेजिडेंशियल रेंटल इनकम उसी काम में आती है। इक्विटी ही एक ऐसा क्लास है जो वर्ल्ड ओवर हिस्टोरिकली, मतलब 10-20-50 साल नहीं, मतलब 100-150 साल की जो हिस्ट्री है वो इसी ने बीट किया है इन्फ्लेशन को। मतलब जो मैंने बताया कि आपको 12-15% का आपका रिटर्न जनरेट होता है, तो वो इसी से जनरेट होता है। एक बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न भी अगर हम आप लेके चलेंगे तब भी 12-15% जो है रिटर्न मिल जाता है। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां से कि आप बीट कर सकते हो जो है। इक्विटी में अभी एक तुमने पूछा तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ उस पर कि इक्विटी के दो ऑप्शन है, एक तो आपका स्टॉक मार्केट हो गया, दूसरा जो है आपका म्यूचुअल फंड हो गया। इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ सीरियस बिजनेस, यानी कि अगर आपको स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके बनाना, तो जो आजकल लोग कर रहे हैं, जो जी न्यूज़ पे और लोग बोलते रहते हैं ये बाई करो वो सेल करो इतना टारगेट, वो दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, दैट इज़ गैम्बलिंग, है ना। वो उसमेमें तो बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। आप लोग न्यूज़ पढ़ोगे तो उसमें कितने लोगों के ऊपर अभी सेबी ने फाइन किया है, उनको पेनल्टी मारी, उनको बैन किया है, बिकॉज वो लोग सेलिंग कर रहे थे। मतलब पहला खुद खरीद लेते थे, फिर यहाँ टीवी पे रिकमेंड करते थे, लोग जो खरीदते थे उन्हें बेच देते थे ना। तो ये सब फ्रॉड चल रहा है। सो दैट इज नॉट, उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग होती क्या है, और उसमें भी लॉन्ग टर्म होराइजन चाहिए। और वो समझ के साथ ही अगर आप कर सकते हो, उतना टाइम एफर्ट और पैशन है कि आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टिंग होती क्या है बेसिकली, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेसेस, उनका साइकिल, उनका काम कैसे होता है, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट।
अदरवाइज ये सब तो गैम्बलिंग है, जो लोग बाई सेल ये सब करते हैं, क्योंकि इतना इजी हो गया ना, आपने 10 मिनट में अकाउंट खोल लिया जरा वहाँ पे, उसका टका टका आप खरीद रहे हो। अरे यार 2% मार्केट गई, 1% नीचे गई, ये खरीदा वो बेचा, तो दिस इज जस्ट लाइक ड्रीम 11 कार है, वैसे आप करो। उसी में जेरोधा भी जो है आपका, देखो बिलियनियर बन गया है जो है जेरोधा वाला, निखिल कामत जो है। और वैसे ड्रीम 11 के ओनर्स बन गए, तो दैट इज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट टू मेक द ओनर ऑफ दोस कंपनीज वेल्दी, नॉट यू। तो वो एक अलग कंसेप्ट है, अगर उतनी समझ उतना पेशेंस वो सब चीज़ें हैं, तब करो। अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज गुड अल्टरनेटिव, बिकॉज उसमें आप किसी के थ्रू कर रहे हो। और ये है कि उसमें वैरायटी है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन है वो। आप जैसे चाहो आप गोल्ड में भी कर सकते हो, रियल एस्टेट के भी ऑप्शन उसमें, डेट फंड्स भी हैं जो सेफर हैं। थोड़ा रिस्की वाले भी हैं, आपको 30 साल का होराइजन चाहिए उसके लिए अलग फंड्स हैं, 10 साल वाला अलग है, आपको 5 साल में चाहिए उसके अलग फंड्स हैं। तो हर तरह का ऑप्शन उसमें है, जिसमें रीजनेबल रिटर्न आपको जनरेट होता है। जैसे मैंने HDFC का एग्जाम्पल दिया, वो HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड ही था, प्योर इक्विटी का, 30 ईयर्स में उसने 19% का रिटर्न जनरेट किया, दैट इज ह्यूज एक्चुअली। मनोज जी, मिस्टर मनोज को जरा आप कर देना। आर्यन से पहले था, मैं आर्यन को कर अच्छा देता हूँ। ठीक है, उसका आर्यन मनोज हाँ, मल्ला। अभी दिन, हाँ आर्यन ने पहले किया, आर्यन को। ठीक ठीक। आर्यन देखो आपको आ रहा होगा म्यूट के लिए। यस सर। सर एम आई ऑडिबल? या या हाँ सर। सो मेरा एक बेसिक सा डाउट था सर, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट जो अभी मैं एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है चीज़ों को, अपना एसेट बिल्डअप करने का, अपनी इनकम बिल्डअप करने का, काफ़ी चीज़ अभी मेरे पास टाइम है। तो इन रिगार्डिंग सर, मैं फ्यूचर को अगर मैं लेके चलूँ, तो मैं ऐसा क्या, मतलब कि कितने टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लाइक, और मैं इन्वेस्ट करूँ भी, सो शुड आई प्ले सेफ और रिस्की गेम प्ले, मतलब कि काफ़ी म्यूचुअल फंड्स आप अभी मेरे को बताया जिसमें काफ़ी रिस्क भी होता है, और मतलब कि काफ़ी सेफ भी होता है। और एक और चीज़ इसमें सर, आपने काफ़ी बार मेरे को पॉइंट आउट ये चीज़ की थी कि 30 ईयर्स में आपका हो जाता है, इतना रिटर्न आता है, 20 में इतना आता है। तो मेरे को ये भी चीज़ पूछनी थी कि उस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन कब कर सकते हैं, कि एक पॉइंट पे हमें कब पता होना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ द करेक्ट टाइम, हम लोग को अब उस चीज़ को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ऐसे तो मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं होगी कि 30 ईयर्स में भी, और हम लोग फिर सोचेंगे कि चलो 40, लेट्स मेक इट 40 ईयर्स। तो कब रुकना चाहिए सर हम लोग को? देखो, पहला क्वेश्चन, ड्यूरेशन तो आपको लंबे समय के ही लिए सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी ज़रूरतें कैसे क्या आएंगी, अगर आप एक अच्छा मोटा मोटा का आप इनिशियल ईयर्स में आपने एक फंड इकट्ठा कर लिया, और बाकी आपके अर्निंग से, रेगुलर अर्निंग से आपके खर्चे चलते रहेंगे, तो नेक्स्ट मे बी 20 ईयर्स तक आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। तो यू हैव ए लॉन्ग होराइजन जहाँ पर आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़, रिस्क की बात है, तो रिस्क के बारे में जो कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है ना। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कौन लेगा। मैं जब इस उम्र में रिस्क ले रहा हूं, तो तुम तो जरूर ले सकते हो रिस्क, है ना। तो रिस्क तो लेना ही चाहिए। और रिस्क, जैसे मैंने जो ये चार्ट अभी जो खुला हुआ है उसमें यही दिखा रहा है कि रिस्क जो है नलीफाई हो जाता है जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता है। आप 2-4 साल के लिए करोगे, तब आपको सेफर फंड में जाने की जरूरत है, तो वहां पे आपको कैपिटल चाहिए, बिकॉज उसमें ये रिस्क नलीफाई नहीं हो पाएगा शायद। बट वंस यू स्टार्ट क्रॉसिंग 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो ये रिस्क आप देख रहे हो नलीफाई हो रहा है, आपको 10-12% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि फेयर इनफ रिटर्न अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 7%, 6% के इन्फ्लेशन से बढ़ के मिल रहा है 15%, तो दैट इज गुड इनफ देखा जाए। तो इवन 12% मिल जाए, 15%, तो जैसे आपका होराइजन आप लंबा लेके चल रहे हो, तो ये रिस्क तो खत्म हो जा रहा है। देखा 90-95% लाइक 112% का रिटर्न, तो आप देख रहे हो 100% से भी ज़्यादा का चांसेस मिल जा रहे हैं। तो उसकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो एवरेज आउट हो जाती है, लेकिन ये ड्यूरेशन पीसफुल नहीं रहेगा। दैट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ, कि ये जो है इक्विटी मार्केट है, तो ये हो सकता है 1 साल नीचे रहे, 2 साल नीचे रहे, फिर 3 साल ऊपर जाए, फिर 1 साल नीचे आए, कोविड आएगा तो आपका मे बी 20% नीचे आ जाएगा, फिर बूम आएगा तो 50% चला जाएगा। तो जो कहते हैं ना कि आप 2 स्टेप आगे जाओगे, 1 स्टेप पीछे जाओगे, 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप, ना कि 2 स्टेप पीछे, 1 स्टेप आगे नहीं जाओगे आप, अदर वे अराउंड रहेगा। तो ओवरऑल जब आप पहुंचोगे 15-20 साल पे, तो आप देखोगे कि आपका ओवरऑल जनरेट हो गया। पैसे की जहां तक बात है, पैसे में इसमें SWP का जो है कंसेप्ट जो होता है, उसमें ये होता है कि आप सपोज आपने अभी से चालू कर दिया, 20 साल की उम्र हो, जरूरी नहीं कि आपको 60 साल तक करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट 30 ईयर्स तक आप डिसिप्लिन और पेशेंस मेंटेन कर पाते हो, आप रेगुलर इन्वेस्ट कर पाते हो, आपको
थोड़ा किस्मत आपकी साथ देती है कि जहां पर भी आपने चूज किया फंड्स वहां पे अच्छा रिटर्न आपको मिल गया, तो ऐसा हो सकता है कि 50 ईयर्स 55 ईयर्स में आपकी इतनी सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो जाए कि आप उससे जो आपकी जरूरत है, 2 लाख रुपए महीने की जरूरत, 2 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लो, आप घर में आराम से बैठ के खा सकते हो, और पैसा फिर भी आपका ग्रो करता रहेगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर सपोज आपके पास 5 करोड़ इकट्ठा हो गया, 5 करोड़ का अगर 8% भी देखो तो 40 लाख रुपए हो गया आपका, ठीक है। 8% सेफर हम जब आप विड्रॉल में जाओगे तो वो सेफ फंड में चला जाएगा पैसा आपका, जहाँ पे रिस्क नहीं होगा। 7-8% आपको मिल रहा है। अगर आपका 5 करोड़ इकट्ठा हो गया, 5 करोड़ का 8% 40 लाख हो गया, आप 2 लाख भी विड्रॉ करोगे, 24 लाख निकला आपका, फिर भी जो है 16 लाख आपका उसमें ग्रो कर रहा है। एसपीआर है, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तब भी आपका पूरा फंड एज इट इज पड़ा हुआ है। तो यू कैन रीच टू दिस सिचुएशन जहां पर कि आपको लग सकता है कि चलो ठीक है, जॉब करना है, क्योंकि आप खाली कोई नहीं बैठ सकता, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम जो भी है चल रहा है, अपना जॉब कर रहे हैं, बट पैसे के लिए अब आप काम नहीं कर रहे हो, है ना। आपको आप जॉब छोड़ के 1 साल घर में बैठ सकते हो, आपको यहाँ जॉब नहीं चाहिए, वहाँ चलिए, चले गए। हमको आपका जॉब हो सकता है अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा, जो जॉब आपको बहुत अच्छी लग रही हो सकता है एट द एज ऑफ 50 आपको ना अच्छी लगे, क्योंकि कंपल्सरी आपको घर में फैमिली में टाइम नहीं मिलता है, बहुत प्रेशर हो गया, उसकी वजह से डायबिटीज हो गई, उसके ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और बहुत प्रेशर है इधर से उधर, अब आप नहीं चाहते हो वो जॉब करना, बट अगर आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, आपके पास फंड नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। दैट इज द चॉइस यू डोंट हैव इफ यू डोंट हैव मनी, बट इफ यू हैव मनी देन आप ये चूज कर सकते हो कि चलो मैं ये जॉब छोड़ के मैं ये जॉब ले लेता हूँ, ये 10 से 5 की सिंपल जॉब है, कोई प्रेशर जॉब नहीं, मैं बिजी रहूंगा, वो जॉब मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजी रहूंगा, और ये तो मेरा पड़ा हुआ, इससे मेरा मैं इसमें विड्रॉ कर लूंगा, मेरा खर्चा चलता रहेगा, आई कीप बिजी। तो दोज डिसीजन यू कैन टेक इफ यू हैव सफिशिएंट अमाउंट। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम उसमें नहीं ले सकते, जब भी आपकी जरूरत हो, वंस यू हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट यू विल नो कि नाउ दिस इज इनफ, इसमें से अगर मैं विड्रॉ भी कर लूँ तब भी मेरा कैपिटल मेरी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। यू कैन टेक डिसीजन जो भी करना हो आपको जो है। सर हाँ। गुड इवनिंग। अरे मनोज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अरे आपको अरे time मिल गया। सर सॉरी फॉर लेट जॉइनिंग बिकॉज आई वाज हैविंग डिफरेंट अपॉइंटमेंट, नहीं नहीं, ठीक है, कोई सो नो आई प्रॉब्लम। मिस्ड अ लॉट। नो एक्चुअली प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा चीज क्या है ना, आप शुरू किए हैं, द थिंग दैट वी हैव मिस्ड इन द पास्ट, द यंग जनरेशन शुड नॉट मिस दिस, बिकॉज जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, 22 साल का मेरा कैरियर है, तो ये 22 साल में जो बताया कि आपको फाइनेंशियल प्लान इज मस्ट, हम्म। तो जो अभी हम, मैं तो बहुत जल्द जुड़ा हूँ, बट जब से जुड़ा हूँ मैं लग रहा हूँ कि मैंने बहुत चीज मिस कर लिया। होता क्या है, जो इंडस्ट्री में मैं हूँ ना, यहाँ पे देर इज नो लिमिट ऑफ अर्निंग, हम्म। बट होता क्या है, इसको अगर हम सही से प्लान नहीं करेंगे, दैट मनी इज गोइंग टू वेस्टेड। क्योंकि बिल्कुल। होता क्या है, पैसा तो आ गया, आप सही बोले कि हम 10 साल के अंदर कोई घर नहीं लेना चाहिए। इट इज राइट, बिकॉज द मिस्टेक आई हैड डिड इन माई पास्ट, जब भी मेरा कैरियर शुरू हुआ, विद इन 10 ईयर आई परचेज 2 कार्स, आई स्टार्टेड माई ओन हाउस, एंड दैट आई रियलाइज कि अगर उसी टाइम में इन्वेस्ट करता तो आज मेरा फंड कहाँ पे होता। हम्म। तो अभी मैंने शुरू किया हूँ, जस्ट लास्ट मंथ आई हैव स्टार्टेड, बट इट वाज लेट। बट अभी जो यंग जनरेशन है, दे शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम गेन किए हैं लास्ट 22 साल में, दैट शुड नॉट बी मिस्ड बाई एनी अदर पर्सन। जी मनोज जी, मैं बाकी लोगों को बताना चाहूँगा कि मनोज जी हमारे यहाँ रहते हैं, और ये सन फार्मा में हैं, जनरल मैनेजर यहाँ पे इस समय लखनऊ में हैं। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखने की जरूरत है कि जो टाइम चला गया दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड। अब ये अगर वो उस समय 10,000 करते हैं, अगर आज ये 1 लाख भी कर देंगे तब भी वो 10,000 की वैल्यू 1 लाख से क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज द टाइम इज गॉन एंड दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड विद मनी और एनीथिंग। इवन द काइंड ऑफ रिटर्न ऑल्सो यू कैन नॉट दिस थिंग, इनफैक्ट काइंड ऑफ रिटर्न से आदमी ज़्यादा रिस्की एसेट में जाता है और वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होता है। तो इसलिए जो इसमें मनोज जी आपने सही कहा, मोस्टली यहाँ पे सब यंग बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको ये समझने की जरूरत है कि दे शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड हैव पेशेंस। तो सूनर और लेटर देखिए, समझ में सबको ये चीज़ें आएंगी, बट वही है कि जैसे आपको समझ में आया, मुझे समझ में आया, बट वही है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो टाइम निकल जाएगा तो कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं उसका फिर जो है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नहीं है, अब मीटिंग एंड करते हैं। श्योर। वो एक उसका मलय का किसी का था जो है वो, मलय है देखो क्या उसमें। हेलो। हाँ भाई।
गुड इवनिंग। थैंक यू गुड फॉर इवनिंग। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने एक वेबिनार रखा और इससे हम लोगों के बहुत से डाउट्स क्लियर हुए। इवन ईशान ने भी काफी कुछ सुना है बैठ के मेरे पास। यंग वंस जितनी ज्यादा नॉलेज ले लें इस बारे में उतना ही अच्छा है उनके लिए। और इवन आरती ने भी बहुत सुना पास बैठ करके, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरल शब्दों में बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स रख करके आपने समझाया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, हम सब आपको बधाई देते हैं। और कुछ मैंने आपसे प्रीवियस मुलाकातों में भी कुछ क्वेश्चंस के जिक्र किए थे, वो भी मैंने आरती को बताया कि हम इस तरीके से बैठ के बातें करते हैं, सिर्फ चाय पर गप्पे ही नहीं मारते, इम्पोर्टेंट बातें भी होती हैं। तो हालांकि जो भी है, इनका क्वेश्चन ये था कि हाउ टू सेलेक्ट द कंपनी जिसमें कि मुझको इन्वेस्ट करना है, कि वो इतने लॉन्ग टर्म गोल देने में सक्षम होगी। पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू चूज कंपनी से मतलब आपका फंड है ना? फंड। एग्जैक्टली, फंड। हाँ देखो देखो, मतलब क्या है कि बहुत सारे कह रहे, देखो पहली चीज़ तो ये कि इन्वेस्टिंग स्पेशली इन इक्विटी, चाहे थ्रू म्यूचुअल फंड है चाहे डायरेक्ट हो, इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली। सेबी भी कहती है कि यू कैन नॉट राइट एनीवेयर कि इतना रिटर्न हम देंगे, तो नो फंड कैन राइट कि हम इतना रिटर्न जनरेट करेंगे। वो पास रिटर्न ही दिखाते हैं कि इतना हमने दिया, बस। ठीक, नो बडी कैन से एनीथिंग कि इतना हम देंगे। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, किसी को पता नहीं कि जो है कैसे क्या होगा। तो उसमें सिर्फ पास रिटर्न का क्राइटेरिया लेके हम नहीं चल सकते। उसमें हमको देखना होता है, जब हम लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं तो हमको रिटर्न के साथ चीज़ें देखनी होती कि फंड हाउस कौन सा है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, फंड मैनेजर जो, क्योंकि एक फंड हाउस में कई फंड मैनेजर हो सकते हैं। तो हाँ आप हाँ। फंड में सेलेक्ट करने जा रहे हो, सपोज आपने एक मिड कैप सेलेक्ट किया कि मिड कैप मुझे कुछ डालना है मिड कैप सेगमेंट में। तो मिड कैप फंड में आपके 50 फंड हाउसेज में से आपने सेलेक्ट किया कि मुझे ये चार हैं, ये मुझे ठीक लग रहे हैं, ये फंड हाउस ठीक है। उसके आपने फंड हाउस, आपको उसके फंड मैनेजर देखने पड़ेंगे, उनका फंड मैनेजर का क्या ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 साल हाँ। से, 10 साल से, 20 साल से है, उसी कंपनी में है या किसी और कंपनी में थे, वहाँ क्या रिकॉर्ड था, कैसा उन्होंने जनरेट किया, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें। उसके साथ आपको देखना होता है उसका एयूएम देखना होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट उस फंड का क्या है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है सर्टेन केसेस में, जहाँ पर कि एक बड़ा फंड होने के बाद उसके लिए, फंड हाउस के लिए मुश्किल हो जाती है कि उस पैसे को डिप्लॉय कर पाए। कहीं से कोई फंड बहुत हिट हो जाता है तो उसमें बहुत एग्जैक्टली। पैसा आ जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है उसके। तो वो आपको देखने की जरूरत कि वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि वो इफिशिएंटली उस फंड को कहीं भी इजीली डिप्लॉय कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, और जब जरूरत हो तो इजीली विड्रॉ भी कर लें जब रिडेम्पशन की जरूरत हो। वो चीज़ हो गई। उसके अलावा रिटर्न जो जनरेट कर रहा है वो ऑब्वियसली बेंचमार्क से अच्छा होना चाहिए। बेंचमार्क मतलब होता है कि हर फंड को अपना एक बेंचमार्क बताना पड़ता है कि हमने भाई 15% दिया, तो लेकिन 15% की किसके कंपैरिजन में, सी लेवल के ऊपर 15 मीटर है कि सी लेवल के 15 मीटर नीचे है। तो सही। वो बेंचमार्क एक होना चाहिए। बेंचमार्क जो है, जो इंडाइसेस होते हैं इसमें, निफ्टी भी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, या S&P 500 हो गया, जो भी हो गया उसके इक्वलेंट जिसमें से वो स्टॉक सेलेक्ट किए हुए होंगे उसका इंडेक्स होगा। तो अगर वो इंडेक्स 20% दिया है और आपने 15% दिया, तो आप किस काम के फंड मैनेजर, सही। राइट ना? तो अगर सही। उसने 20% इंडेक्स नहीं दिया तो आप 20 से ऊपर दो, तब तो मैं आपको फीस दूं, नहीं तो क्यों फीस दूं, मैं इंडेक्स फंड खरीद लूं जो है। तो बिल्कुल सही दैट बात है। फंड हैज टू बीट द बेंचमार्क। वो एक हम्म। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एंड कंसिस्टेंटली, अगर उसकी हिस्ट्री है 5-10 साल की, तो हमेशा उसको बीट करना चाहिए। मे बी वंस इन अ वाइल, चलो एक साल मिस हो गया, दैट इज ओके, बट इन जनरल बीट करना चाहिए। हम्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, कि उस परफॉर्मेंस के लिए उस फंड मैनेजर ने क्या रिस्क लिया। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एवरीबडी सेज दैट कि कल को, आज वो 30%, जो कि कोविड के बाद से मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड पे है, तो हर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन कल को अगर मार्केट डाउन जाएगी तो कितना फंड मेरा नीचे जाएगा। अगर आज 30% गया है ऊपर, तो हो सकता है कल को जो है वो 40% नीचे जाए, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो वो हमको देखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है।
तो उसका जी। रिस्क कितना लिया, उस रिस्क के लिए जो है कई रेशियोज होते हैं जो कि हमको देखना पड़ता है। उसके कई कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे आप वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, उसकी जो फैक्ट शीट्स होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें मिल हम्म। जाती है। शार्पर रेशियो होता है, ट्रेनर रेशियो होता है, जॉनसन अल्फा होता है। तो इस तरह के तीन चार रेशियो, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यानी मीन से कितना वो डेविएट होता है, कि सिंपल वो अलजेब्रा के वो हैं, सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा उसका बीटा क्या होता है, मतलब बेंचमार्क से, जो बेंचमार्क उसके कंपैरिजन में वो कितना वोलेटाइल है। यानी बेंचमार्क अगर आपका जो है 5% दे रहा है, तो स्टॉक कितना जा रहा है ऊपर, 10% जा रहा है, तो इसका मतलब जब नीचे जाएगा तो बेंचमार्क 5% जाएगा और ये 10% नीचे जाएगा। तो दैट इज सही। हाई रिस्क। तो आपको ये देखना होता है कि हमको जब हम लंबे समय की बात करें तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। हमारा अच्छे समय में बाकी फंड जो है 20% जा रहा है, मेरा 15 जाएगा, आई एम हैप्पी। बट जब नीचे जाए तो बाकी 30 जा रहे हैं, तो मेरा 15 जाना चाहिए। सिंपल सी बात ये है ना। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द डाउन साइड ऑल्सो, समवेयर इन बिटवीन वी हैव टू गो फॉर द डिसेंट रिटर्न। कि रिटर्न हमारा ठीक ठाक, हमको 20 नहीं चाहिए, 15 मिल गया ठीक है, बट नीचे जब जाएगा तो नीचे कम रहेगा। तो ऐसे जो फंड मैनेजर होते हैं उनके बारे में जब पता होता है, आपको पता होता है जब आप उस लाइन में होते हो, कि ये फंड मैनेजर कैसे खेलते हैं, कैसे उनका साइकोलॉजी है। हम्म। तो हम्म। जब आपको लगता है ऐसे फंड मैनेजर को कि अब सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ होने वाली है, तो वो ऑलरेडी रिस्की एसेट से या स्टॉक से पैसा निकाल के डेट में डाल देते हैं, या कैश रिजर्व रख लेते हैं, कि उनको मालूम है मार्केट गिर सकती चांसेस है। ऐसा उनको लगता है, जरूरी नहीं ऐसा हो। और फिर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अच्छे उसमें डाल देते हैं। तो उसमें नहीं। डाउनफॉल ऐसे कंडीशंस में कम होता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी क्वांट का जो है पिछले 4-5 साल में बहुत हाई हाई पे रहा जो है, और काफ़ी उसने रिटर्न भी दिया, लोगों ने बनाया, ठीक है। बट अभी इस समय जो मार्केट गिरी है, तो सारे जो फंड किसी भी कैटेगरी के अगर 2-3% गिरे, तो वो फंड 10% गिरा हुआ है हम्म। सारे कैटेगरी में। तो आप ऐसा हम्म। फंड नहीं चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में बाकी सब तो 2-3% गिरे, आपका फंड 10% गिरे, तो रिस्क एक सही। क्रेडिट है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग फिर सेलेक्ट करते हैं कि हमारा एक ऑप्टिमम क्या है। एक फाइन लाइन हमको चूज करके, और एक उस लाइन पे चलना होता है कि हमारा रिस्क कंट्रोल में रहे, फंड मैनेजर ठीक रहे, उसका वो रहे। तो ये सारे प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से हम लोग चलते हैं। और बाकी ये है कि फ्यूचर में फिर हमको एसेस करना रहता है, मे बी एवरी ईयर समथिंग, कि जो हमने सोचा था इसके बारे में, इस फंड के बारे में, क्या वो सारी चीज़ें अभी भी रेलेवेंट हैं, वैसे ही चल हम्म। रहा है, तो ठीक है। और ऐसा लगता है 2 साल बाद कि नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गया, फंड मैनेजर चेंज हो गया, रिस्क बढ़ गया, कुछ भी है, तो हम उसको एग्जिट कर लेते हैं। तो मतलब एक बार का इन्वेस्टिंग है नहीं, इसको कंटिन्यूअस आपको फॉलो भी करना पड़ता है, उसको जो है एटलीस्ट एवरी एनालाइज तो करना है एवरी ईयर, देन डिसीजन जैसा हाँ। भी जाए तो उसके हिसाब से लेना होता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने समझाया, कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए कि हाउ टू सेलेक्ट दिस थिंग्स। और फिर आपसे पर्सनल मिलकर के डिटेल में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स वास्तव में सही करो बहुत बड़ा है, मतलब 50 फंड हाउस हैं, हर किसी के 10-10 20-20 वो हैं, तो मे बी 500,000 स्कीम्स होंगी, उसमें सेलेक्ट करना। और देन उसके अलावा आपको ये भी तो देखना टाइम होराइजन, किसके लिए, किस जरूरत के लिए, क्या गोल आपका एग्जैक्टली। है ना। एग्जैक्टली। एक बच्चे जो है इनको 30 साल के लिए चाहिए, आपको 5 साल बाद चाहिए, तो सेम फंड नहीं यूज कर सकते ना आपको, हाँ, सेम नहीं यूज कर सकते, सही। उसके लिए है ना। तो वो होराइजन के हिसाब से वो आपको पहले चूज करना किस कैटेगरी में हमको जाना है, एंड देन यू गो अबाउट एवरीथिंग एल्स जो है। नहीं, ठीक है। वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर लिसनिंग। एक क्वेश्चन भेजा है आपको मैंने, एक बच्चे का है What sort of चैट में। quiz we should brush up on before starting investing to broaden our knowledge, sir? इन्वेस्टिंग देखो, क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाना है, तो उसके लिए तो बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको समझनी चाहिए। मतलब बेसिकली आपको उसके लिए बिजनेस की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके स्टॉक प्राइस पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस जैसा परफॉर्म करेगा, वैसा ही स्टॉक प्राइस परफॉर्म करेगा। वही एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो वो सारे आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। वो अपने आप में एक ग्रेजुएशन कोर्स है, तो उसको डिपेंड करता है कि कौन कब कैसे पकड़ लेता है उसको। किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 5 साल लग सकता है, हो सकता है किसी को कभी भी ना है, क्योंकि उसमें सिर्फ साइंस ही नहीं, मतलब सिर्फ कैलकुलेशंस या सिर्फ नंबर या सिर्फ एक्सेल शीट नहीं होती, उसमें एक आर्ट भी होती है। आर्ट का मतलब आपका इंस्टिंक्ट, आपकी समझ, आपका विजन होता है। क्योंकि किसी भी स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस आपको फायदा नहीं होगा,
फ्यूचर परफॉर्मेंस से होगा, तो उसका फ्यूचर कैसा, वो चीज़ समझना, उस नंबर से क्या इंफॉर्मेशन निकालते हो, वो चीज़ आपको जो है समझ होनी चाहिए। तो वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। जिसके अंदर होती समझ होता है, विजन होता है, करेज होता है कि आदमी उतना खरीद सकता है कि नहीं, वो सब चीज़ें एक डीप सब्जेक्ट है। तो वो चीज़ें आपको बहुत सारी बुक्स है जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बाकी जो अगर आप म्यूचुअल फंड या किसी दूसरे उसके थ्रू जाना चाहते हो, और इसमें सिंपल कहा जाता है, हर कोई ये कहता है कि अगर आपको अंदर उतना पैशन या उतना समय नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग को परसू कर पाओ, तो म्यूचुअल फंड इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे आप कोई भी अच्छा फंड चूज करके आप उसमें डाल सकते हो, देन यू कैन फॉरगेट अबाउट दैट, है ना। तो वो होता है, उसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की एक दो बुक्स हैं जो कि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जिसमें आप पढ़ करके समझ सकते हो बेसिक चीज़ें क्या होती है। जो मलय ने पूछा था, क्राइटेरिया उसके क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ करना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए, वो चीज़ें हैं। और मेरा तो कहना ये है कि ये सारी चीज़ों से, टेक्निकल नॉलेज जो कहते हैं, इस चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल नॉलेज, आपकी साइकोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से आपको कैसे इन्वेस्ट करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत रिसेंटली मैंने किसी ने डाला था पोस्ट, मैंने देखा था किसी फ्लेक्सी कैप पे किसी का था, पिछले 10 साल का जितने भी 30-40 फंड्स हैं उनका उसने वो ट्रैक रिकॉर्ड डाला था कि पिछले 10 साल में किस फंड ने कितना परफॉर्म किया। तो जो टॉप का फंड था जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया 10 साल में, वो कुछ 30-32% था उसने। जो बॉटम का फंड था, आई वॉज सरप्राइज टू टेल यू कि 10 साल में उसने जो है 13.1% उसका परफॉर्मेंस था। तो अब ये क्या बताता है इसमें कि अगर उस 50 फंड में से आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपने कोई एक चूज कर लिया होता और बाई चांस आपने एकदम सबसे खराब वाला फंड किया होता, तो उसने भी आपको 13% रिटर्न दिया। आप लकी होते तो शायद आप 30% वाला सेलेक्ट कर लेते। लेकिन अगर आपको थोड़ी समझ है और आप बीच में कहीं जाओगे, तो यू लैंड अप समवेयर बिटवीन 30% एंड 13%, दैट इज फेयर इनफ। 15 से 20% का रिटर्न आपका जो है। तो आप उस चीज़ों को समझ करके, और बाकी जैसे मैंने बुक्स बताई, थोड़ा बहुत आप उसमें स्टडी करोगे, और उससे आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप स्टडी करो क्या होते हैं, उसकी स्कीम कैसे होती है, कैसे काम करते हैं, उसमें क्या प्रो कॉन्स होते हैं, उसके कैसे एनालिसिस की जाती है, उसके रिस्क, उसकी साइट पे जा करके, एमएफआई की साइट पे जा करके, उसके किसी भी फंड हाउस का आप वो जो है स्कीम इंफॉर्मेशन की एक वो होती है जो कि मैंडेटरी होती है, सारे म्यूचुअल फंड को इशू करनी पड़ती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको मिल जाएगी। फंड मैनेजर की उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सब कुछ ये तो आप वहाँ से स्टडी करके वो सब फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि ये चीज़ें कोई ओवरनाइट होने वाली नहीं है। चीज़ें समझना, उसको अप्रीहेंड करना, उसको रियली अंदर तक एब्जॉर्व करने में समय लगेगा, धीरे धीरे, बट पेशेंस रख करके आप स्टडी करते जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट होल्ड ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों को समझने में। और कुछ शिव? ये अभी नहीं है तो ठीक है, अभी किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारे देख लिए। ठीक है, अभी एंड करते हैं। ठीक है। एंड कुछ लोग निकल गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी। और बाकी आई थिंक सब लोग टच में वाले ही हैं, तो किसी को कोई कभी भी कोई डाउट होता है, कोई चीज़, ऐसा नहीं कि हमारा पर्पज़ वो नहीं कि आप हमारी कंपनी हमारे थ्रू इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये पर्पज़ ये सिर्फ ये है कि आपको एजुकेट करने का है। आपको तो कहीं पर कुछ भी आप स्टडी करते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आती, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कभी हम लोग को रीच आउट कर सकते हो, मुझे है या शिवम को। तो विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कुछ भी है गाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जरूर, लेकिन आप चालू करो इस चीज़ों को, मिस मत करो, समय मत निकलने पाए जो है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये ध्यान रखो, है ना। चालू कर लो जो भी कुछ है ना, वट एवर। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। सो वी कैन, आई थिंक नो बडी इज देयर, तो वी कैन स्टॉप नाउ, है ना।